ये थोड़ा सा मैम, आप लोग सोचोगे कि मैम चैप्टर का रिवीजन कराने के बजाय ये क्या सिखा रहे हो, सुबह सुबह ज्ञान ना बांटो। बट ये इसलिए दिखा रही हूं मैं, सी दिस शोज दैट इनकंसिस्टेंसी है। आपने नीचे वाला पढ़ा नहीं। इनकंसिस्टेंसी मतलब कभी आप एक चीज को अगर कर रहे हो, चाहे वो एनीथिंग एनी पार्ट ऑफ योर लाइफ, चाहे वो डूइंग अ स्मॉल एक्सरसाइज, स्मॉल एक्टिविटी, विशिंग समवन, गोइंग टू क्लास, डूइंग स्टडी, एनीथिंग एनीथिंग इट कैन बी। कुछ भी चीज आप अगर इनकंसिस्टेंसी करोगे, मतलब आज कर रहे हो कल नहीं, परसों कर रहे हो फिर कभी नहीं, फिर 2 दिन के बाद फिर नहीं, तो दैट विल नॉट लीड टू सक्सेस। यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ सक्सेस हियर। बट सेम चीज अगर आप थोड़ा सा मेहनत से करो एंड कंसिस्टेंटली करो, व्हाट विल हैपन? तो स्लो एंड स्टडी जैसे विंस द रेस, वैसे ही यू विल डेफिनेटली गो टुवर्ड्स योर सक्सेस जस्ट बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। इसको और एक हम मतलब निकाल सकते हैं। ऐसे कोई बच्चे होते हैं जो बहुत ब्रिलियंट है एंड कभी क्लास करेंगे नहीं करेंगे एंड उनको लग जाएगा कि भाई मैं क्लास करूँ ना करूँ, हो ही जाऊंगा मैं क्लास में एंड टॉप कर जाऊंगा अपने सारे सब्जेक्ट्स में। एंड अगर दूसरी हैंड पे वी हैव वन मोर स्टूडेंट हु इज वेरी स्लो एंड कंसिस्टेंट, बट रोज आ रहा है, रोज का रोज होमवर्क कर रहा है, बट ही विल सक्सीड सून। तो इस स्लाइड को सिर्फ दिखाने का इतना ही मतलब था कि बच्चा लोग, आप लोग जो भी टेस्ट करते हो, क्लासेस लेते हो, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ट्यूशंस में, बी कंसिस्टेंट। जो भी काम कर रहे हो कंसिस्टेंटली करो, रोज करो। एक बार जुड़ गए, नहीं समझ में आया, छोड़ दिया, नो, डू इट, कीप ऑन डूइंग इट रेगुलरली। एक ना एक दिन आपको आपका जो भी मकाम है, जो भी डेस्टिनी है, डेफिनेटली मिलेगा। तो इसी थॉट के साथ लेट्स मूव फर्दर towards the topics we are going to cover. Yes, all agree to my thought? सबको पसंद आया? Does it really work like this? Yes, ma'am. Yes. So be Yes, ma'am. consistent. चाहे आप फेल ही क्यों ना हो, चाहे आप ऐसा लगे उठ के एकदम से क्लास से ज्वाइन करा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, फिर भी जुड़े रहो। आज नहीं समझ में आएगा, हो सकता है कल और परसों 2-3 क्लास के बाद समझ में आए, बट समझ में आएगा। सो डू दैट, चाहे किसी भी टीचर से हो, 11th हो, 12th हो, एनीथिंग इन योर डिग्री ऑल्सो, डू डूइंग इट, कीप ऑन रिपीटिंग कंटिन्यूअसली अंटिल यू अचीव होगा, होगा इज होगा, ये मेरा मानना है। आई हार्डली बिलीव इन हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा मेरी हार्ड वर्क पे विश्वास है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अभी ब्लड के जो भी कंपोनेंट्स है, आई थिंक ब्लड कंपोनेंट्स आर वेरी मच क्लियर। तो जस्ट टू रिवाइज यू पीपल कि ब्लड का कंपोजिशन किस चीज से बना है। अगर मेरी उंगली कट गई तो क्या क्या चीजें मुझे दिखेंगी, फटाफट बोलोगे? Yes, ma'am. plasma membrane, platelets. Yes, so what are the important things I am going to find in my blood? पहले बात, मुझे क्या क्या मिलेगा? Let's write it somewhere. कहीं तो हम इसको लिख देते हैं, वरना आप लोग फिर से भूल जाते हो, है ना? So let's write कि मेरे ब्लड में क्या क्या चीजें होगी। You will have first the fluid matrix, जो बनता है प्लाज्मा, which is around 55%, and बचा कुचा जो है, that is 45% would be your the blood cells, या इनको ही हम क्या कहते हैं, formed elements, correct? तो प्लाज्मा में फिर से you will see many things, प्लाज्मा में बहुत सी चीजें आपको मिलेगी, और क्या, बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन्स यू विल सी। जैसे मुझे कौन सा मिलता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन मिलेगा, देन मुझे मिलेगा ग्लोब्यूलिन वाला, हाँ ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, देन मिलेगा फिब्रिनोजिन, दैट इज क्लॉटिंग फैक्टर। देन और क्या मिल सकता है, और क्या मिल सकता है? Ions. Yes, you will get minerals, that is ions. Then कुछ essential compound जैसे vitamins या ग्लूकोज। yes, इतने सारे हमको चीजें मिलेगी प्लाज्मा में, राइट? अब इसका पर्टिकुलर फंक्शन कौन बताएगा? अल्ब्यूमिन, क्योंकि अब आपको, बिकॉज आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हो, एमसीक्यूज करते हो, तो आपको अब डिटेल में जाना पड़ेगा। अल्ब्यूमिन का क्या काम होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अल्ब्यूमिन? make an antibody. नो बेटा, ऑस्मोटिक, नो नो नो, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने का काम है अल्ब्यूमिन का। बॉडी में जो आपके आयंस, सॉल्यूट्स एंड वाटर का कंपोजिशन है, इसको मेंटेन करेगा हमारा अल्ब्यूमिन।
So osmotic balance is the function of albumin. Globulin जो है ना, globulin is a मैम defense वो वाला. डिफेंस मैकेनिज्म. हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, चलो कोई बात नहीं, बट रिवीजन इज गोइंग टू हेल्प यू. सो ग्लोब्यूलिन क्या करेगा? इट इज इन्वॉल्व इन द डिफेंस, एंड ये क्या करता है? बहुत सारे अलग अलग टाइप के एंटीबॉडीज को ये बना सकता है, देन केमिकल्स ऐसे बना सकता है जो ओवरऑल आपके बॉडी को इम्यून देगी या प्रोटेक्शन देगी. फिर फाइब्रिनोजन क्या है? दीज आर इन्वॉल्व इन circulation of blood, करेक्ट, या क्लॉटिंग कह लो, है ना. एंड देन कुछ मिनरल्स जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर वेरियस, जैसे सोडियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉर योर वेरियस पर्पसेस. नाउ ऑन द अदर हैंड हमारे पास क्या है? ब्लड सेल्स या फॉर्म्ड एलिमेंट्स. अब ये कौन से होते हैं? सबसे पहले हमने देखा आरबीसी को. आरबीसी को हम कहते भी है क्या? Erythrocytes. यस, इरिथ्रोसाइट्स. ये ग्रेवयार्ड भी कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं? बहुत सारे ब्लड सेल्स जब उनकी लाइफ स्पैन खत्म होगी, 120 डेज की लाइफ स्पैन जब खत्म होती है, उनको रिन्यू करने के लिए हम लेके जाएंगे टुवर्ड्स स्प्लीन. तो स्प्लीन क्या है? उनका शमशान है, मान लो सिमेट्री है, ग्रेवयार्ड है, जहां पे हमने आरबीसी को रिन्यू करके रखा है. करेक्ट. तो पहले हम क्या देखेंगे? फर्स्ट वी हैव सीन आरबीसी, देन डब्ल्यूबीसी. अब WBC में भी अगेन यू हैव स्प्लिट्स एज व्हाट? ए ग्रेन्युलोसाइट एंड ग्रेन्युलोसाइट. तो ए ग्रेन्युलोसाइट एंड ग्रेन्युलोसाइट में भी आप कैसे याद रखोगे? यू विल रिमेंबर एज ए ग्रेन्युलोसाइट जो दो है टाइप. फर्स्ट टाइप इज लिम्फोसाइट. लिम्फोसाइट जो क्या कर सकता है? अगेन एंटीबॉडीज, टी सेल एंड बी सेल. और दूसरा है मोनोसाइट. मोनोसाइट क्या करेगा? फैगोसाइटोसिस. नाउ बिकॉज आपको पता नहीं, अब मुझे ये याद भी है कि नहीं, फैगोसाइटोसिस मतलब क्या? ऐसा प्रोसीजर जहां पे हम सेल को एनगल्फ कर लेते हैं, निगल लेते हैं. तो जनरली मोनोसाइट हमारे एक ऐसा हिस्सा है इम्यून सिस्टम का जो एक तरीका है, मान लो ये ना हमारी बॉडी की एक स्ट्रैटेजी है टू फाइट अगेंस्ट द इंफेक्शन. एक स्ट्रैटेजी क्या है? डायरेक्टली एंटीबॉडीज को सिक्रीट कर दो. दूसरा तरीका है कुछ केमिकल्स को सिक्रीट कर दो. तीसरा तरीका है सेल को, हमारे दुश्मन को निगल लो. तो ऐसे अलग अलग स्ट्रैटेजीज है, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हमारे इंडिया के पास अलग अलग डिफेंस सिस्टम है ना. बॉडी में भी अलग अलग डिफेंस सिस्टम एंड अलग अलग स्ट्रेटजीज होती है. उसके हिसाब से जो हमारे बॉडी में एंटर किया है बैक्टीरिया या वायरस, उसके हिसाब से बॉडी रिएक्ट करती है उसकी तरफ. तो ओ ग्रेन्युलोसाइट. हाँ, What is the difference between a lymph and blood? एंड लिम्फ. Lymph डिफरेंस and- बिटवीन, हाँ आएंगे उसके तरफ गगन, बताऊंगी मैं. तो आगे चलते हैं फिर टुवर्ड्स ग्रैन्युलोसाइट्स. ग्रैन्युलोसाइट्स अब 3 है. बेसोफिल है, यस यस, इयोसिनोफिल. इसको कैसे याद रखोगे पता है? अगर किसी को याद नहीं रहता है कि कौन से है ग्रैन्युलोसाइट, रिमेंबर इट एज बेन. BEN, बेन. बेन मतलब बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेन. करेक्ट. यस, बेंटन जो है ना आपका कार्टून, करेक्ट. बेंटन से याद रख लो, दैट इज योर ग्रैन्युलोसाइट्स. एंड ग्रैन्युलोसाइट्स का मतलब क्या है? ऐसे कुछ हमारे दिखा देती हूँ मैं आपको ये GIF दिख रहे? कैन यू सी द मूविंग सेल्स? कैन यू सी एवरीवन? तो देखो ये क्या है? न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल जो है हमारे ग्रैन्युलोसाइट्स, एंड नीचे है लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. These are different types of WBCs, and इनके फंक्शन के लिए मैंने अगेन एक one more chart. We have already done this in your normal class also, but just to revise, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है कि कौन सा सेल बहुत ज्यादा प्रमाण में प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, कौन सा सेल क्या चीज को रिएक्ट करता है. जैसे लेट्स बिगिन. अगर मैं न्यूट्रोफिल्स की बात करूं, ये मोस्ट अबंडेंट है.
फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्रेन्युलोसाइट है WBC का, एंड बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा, अबंडेंट इट इज। मैम एबंडेंट यस मैम होता है, एबंडेंट क्या होता है? बहुत ज्यादा मात्रा में होना, मोर अमाउंट, मोर इन अमाउंट, बहुत ज्यादा मैम मात्रा में आपके ब्लड में होता है ये। बोलो। मैम मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें ना न्यूट्रोफाइल्स, इसिनोफाइल्स और मैम एक और था जिसमें ना बोला था कि मोस्ट अबंडेंट कौन है, पर उसका आंसर नन ऑफ द अबव था, पर मैंने न्यूट्रोफाइल्स लगाया था टिक। आप क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा, ब्लड के बारे में पूछ रहा है या WBC, मोस्ट अबंडेंट WBC पूछा है या मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल पूछा है। सो टेक केयर कि व्हाट यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। मोस्ट मैम अबंडेंट मोस्ट WBC, अबंडेंट WBC होगा तो न्यूट्रोफाइल्स होगा। हाँ, सो क्वेश्चन को ओके ध्यान मैम, से पढ़ना चाहिए। देन ओके मैम। बेसोफिल क्या है? बेसोफिल का ना बहुत अच्छा वाला एक फंक्शन है, इसके बारे में आई विल राइट इट हियर, बिकॉज बेसोफिल हमारे क्या है? बेसोफिल ऐसे सेल्स है जो क्या करते हैं, उनका एक एग्जाम्पल है बेसोफिल में मास्ट सेल करके। ये मास्ट सेल हिस्टामाइन एंड हिपेरिन जैसे केमिकल्स को सिक्रीट करेगा, हिस्टामाइन, हिपेरिन एंड सेरोटोनिन। ये सारे केमिकल्स क्या करते हैं? ये सारे के सारे केमिकल्स हमारे ब्लड में घूमते रहते हैं एंड इन्फेक्शन को चेक करते रहेंगे, सिक्योरिटी गार्ड के जैसे। सो दीज ऑल केमिकल्स, सी मैंने यहाँ पे भी लिखा है, हिस्टामाइन है, सेरोटोनिन, हेपारिन, these all chemicals are responsible for checking the infection, inflammatory reaction। बच्चा बहुत लोगों को ना inflammatory reaction पता नहीं होता है। सी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, what do you understand by inflammatory? इन्फ्लेमेटरी मतलब क्या? जब अगर बहुत सिंपल सा फंडा है इसका, मान लो कुछ एक्सीडेंट हो गया आपका, ठीक है, या छोटा सा खरोच आ गया है कहीं पे, आप गिर गए जिसके वजह से हाथ के कोनी को हो सकता है थोड़ा सा लग गया हो, उधर क्या होगा? व्हाट यू विल सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड का क्लॉटिंग तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा? यू कैन सी कि वहां का जो स्किन का एरिया है, स्किन का सरफेस या एरिया थोड़ा सा रेड होता है, देन थोड़ा सा वार्म लगेगा आपको, हॉट लगेगा, वहां पे हल्की सी सूजन भी दिखेगी, एंड जब घाव बढ़ने लगता है ना, थोड़ा सा इचिंग भी होता है। तो ये जो सारे रिएक्शंस है ना, ये इन्फ्लेमेशन का हिस्सा है। चलो ये एक्सीडेंट या इंजुरी की बात हो गई। मान लो ऐसा हो गया कि ठंडी में अगर चलते चलते थोड़ा सा दीवार आपको लग गया, या टेबल लग गया पैर को, या कुर्सी लग गई, तो आपको वहां पे खून तो नहीं आएगा, बट इंटरनली पेन होगा, स्किन में होता है। यस तो मैम, इंटरनली जिसको हम कहते हैं कि इंटरनल घाव है, मुक्का मार लगा है, अंदर से कुछ घाव आया है, तो दैट इज ऑल्सो बिकॉज इन्फ्लेमेशन। अंदर हो सकता है अगर छाले पड़ गए पेट में, इंटेस्टाइन में, जिसको अल्सर्स कहते हैं, तो दैट इज समवेयर इन्फ्लेमेशन हुआ है, उस एरिया में थोड़ी सी इचिंग हो सकती है। अब इंटरनली इचिंग तो नहीं होगा, बट इंटरनली यू कैन सी लिटिल बिट स्वेलिंग, रेडनेस या वार्म एरिया, एंड दैट विल स्टार्ट पेनिंग यू। अगर इंटरनल है तो वो आपको पेन करेगा, you will also find little bit of pain। तो ये सारा होता है इन्फ्लेमेशन। एंड जब कोई भी एरिया में बॉडी के इन्फ्लेमेशन होगा तो कौन सीक्रेट होंगे? कौन से वाले केमिकल्स? ये वाले केमिकल्स। एंड कौन करता है सीक्रेट? बेसोफिल। सो बेसोफिल क्या लिखोगे? इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, जिसमें हिस्टामाइन, हिपेरिन एंड सेरोटोनिन जैसे अलग अलग केमिकल्स का सिक्रीशन होगा। बट अगेन इसमें भी अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाए बच्चा, हिपेरिन इज ऑल्सो एन एंटी कोआगुलेंट, नेचुरल एंटी कोआगुलेंट। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन बनता है कि बॉडी में नेचुरली कौन सा एंटी कोआगुलेंट है, तो हिपेरिन है। ये हमेशा ब्लड में घूमता रहेगा ताकि ब्लड के क्लॉट्स, अंदर के अंदर क्लॉट्स बनाना चाहिए क्या? नहीं चाहिए। व्हाई यू वांट टू मेक क्लॉट्स इन योर ओन बॉडी? क्यों मुसीबत को बुला रहे हो? नहीं चाहिए ना। तो नेचुरली हमको ब्लड में फ्लूइड फॉर्म में फ्लो नेचुरली होते हुए रखना है, तो हिपेरिन का रखना पड़ेगा, जो कौन सीक्रेट करेगा? हमारा बेसोफिल। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स अबंडेंट टाइप से एंड वो फैगोसाइटोकी। देन बेसोफिल क्या है? इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व है। देन तीसरा आएगा हमारा इओसिनोफिल। ई से याद रखो एलर्जी,
किसी को भी एलर्जी है, डस्ट की एलर्जी है, किसी को तो सेंट्स की एलर्जी होती है, किसी किसी चीज को, किसी के खाने की एलर्जी होती है, किसी किसी चीज, लोगों को तो कोई कोई रिएक्शंस या मेडिसिन की भी एलर्जी हो सकती है। तो वेरियस टाइप ऑफ एलर्जी। एलर्जी का मतलब क्या, जब आपकी बॉडी उस नए चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो आपकी बॉडी उसको रिएक्ट करने लग जाएगी। एक्सेप्ट करेगी तो कोई रिएक्शन नहीं है, नॉर्मल उसका फंक्शन चलता रहेगा। बट बॉडी को अगर वो पसंद नहीं है कि भाई आपने आज बैंगन खा लिया, मुझे बैंगन पसंद नहीं है, तो यू विल स्टार्ट फीलिंग इचिंग एंड रैशेस ऑन योर बॉडी, विच मीन्स बॉडी उसको एक्सेप्ट, वो खाने में जो भी इंग्रेडिएंट है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सिमिलरली अलग अलग वेराइटी ऑफ यू कैन सी एलर्जीज। तो अगर ब्लड चेक करके देखोगे ना, जनरली ब्लड चेकअप करते हैं, फिर तो ब्लड चेकअप के वक्त डॉक्टर्स देखते हैं कि भाई कौन सा ब्लड सेल बढ़ रखा है। तो अगर डॉक्टर को देख लिया डॉक्टर ने कि बहुत सारा न्यूट्रोफिल अगर बढ़ रखा है, इसका मतलब बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन है। कोई अगर बेसोफिल बढ़ रखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके बॉडी में सूजन आ सकती है या वहां पे इन्फ्लेमेशन हो रखा है। अगर इयोसिनोफिल की मात्रा बढ़ गई है, मतलब आपके बॉडी में कुछ ऐसा एलर्जी हुआ है, कुछ ऐसा बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया है जो नॉर्मल नहीं है आपके बॉडी के लिए। देन अगर आप मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट को देखोगे, तो मोनोसाइट भी सेम आपके न्यूट्रोफिल के जैसा ही है, जो फैगोसाइटोसिस करेगा, मतलब बाहर के सेल जो बैक्टीरिया या वायरस होते हैं उसको खा जाएगा। एनगल्फ करना, निगलना। फैगोसाइटोसिस इज व्हाट? एनगल्फ। लिख दूं क्या यहाँ पे मैं निगलना करके, NIGLNA? तो निगलना मतलब इज ईटिंग अप। ओके। एंड लिम्फोसाइट जो है ये दो टाइप के हैं, बी सेल एंड टी सेल। ये ना बच्चा, बी सेल एंड टी सेल जो है, इसके पूरे डिटेल एक चैप्टर ही है आपका 12th स्टैंडर्ड में, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, पढ़ोगे आप उसको। क्या बताना है शिवानी दोबारा? मैम मोनोसाइट्स का बता दीजिए, दोबारा समझ में नहीं आया। मोनोसाइट मतलब ऐसा सेल जो क्या करता है? एनगल्फ। मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल दोनों में फर्क इतना है कि न्यूट्रोफिल जो है वो ग्रैन्युलोसाइट्स है, मतलब उसमें छोटे छोटे दाने हैं, ग्रैन्यूल्स है। मोनोसाइट जो है वो अग्रैन्युलोसाइट है, फर्क सिर्फ इतना ही है। ओके। तो ग्रैन्युलोसाइट एंड अग्रैन्युलोसाइट का ही फर्क है, बट दोनों का फंक्शन इज सेम, दैट इज phagocytosis। फैगो मतलब टू एनगल्फ, टू ईट। ईट व्हाट? ईट अप द सेल। एंड सेल को क्या करना है? डिस्ट्रॉय। कौन सा सेल को? बैक्टीरिया या वायरस, जिसको हम क्या कहते हैं? एंटीजन, जो बाहर से आया है, उस सेल को खा के हम उसको तोड़ मोड़ करके उसको खत्म कर देंगे। तो खा के जो खत्म करेगा वो होगा फाइगोसाइटोसिस। अब क्लियर? यस हाँ हाँ शैली सही है। ठीक है, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट अबाउट कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। तो कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में हम इस पाथवे को देखेंगे, बिकॉज दिस इज मोर इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर। और कुछ नहीं शैली, इसके ऊपर और ज्यादा आपको फिर स्वेलिंग एंड पेन दिखेगा। यू कैन सी पेन, यू कैन सी रेड पैचेस। शैली पैचेस हो सकते हैं, स्किन के ऊपर पैचेस आएंगी, इरिटेशन हो सकता है किसी चीज की, वो डिपेंड करता है कि कौन सी एलर्जी है। डस्ट एलर्जी है तो कभी कभी आंखों से पानी आता है, कंटिन्यूअसली छींकने लग जाते हो, या कोई किसी खाने की चीज से एलर्जी है, सपोज मेडिसिन की एलर्जी हो सकती है, तो इट मे गिव यू पेन इन योर स्टमक, इंटेस्टाइन, या किडनी में जब यूरिन फिल्टर होगा तो यूरिन के फिल्ट्रेशन में भी उसका अमाउंट दिखेगा। तो सिम्टम्स अलग अलग करेगी डिपेंड अपॉन व्हाट एलर्जी यू हैव। ठीक है, तो ये रैशेस आना, इचिंग होना, स्वेलिंग या रेडनेस, ये कॉमन है। आगे डिटेल डिपेंड करेगा व्हाट इज द एलर्जी वाला कॉज, रीजन के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, पैच मतलब निशान होते हैं। हाँ यस। ओके, सो कोआगुलेशन ऑफ ब्लड मुझे कब कराना है? ड्यूरिंग देयर इज अ इंजुरी, मतलब अब मैं चलते चलते गिर गई गड्ढे में, लग गई चोट मुझे हाथ में या पैर में, चलो अब क्या हो जाएगा? देयर विल बी अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ब्लड फॉर फ्यू टाइम, कुछ 1 मिनट तक मान लो देयर इज अ फ्लो ऑफ ब्लड। उसके बाद आफ्टर 1 मिनट क्या होता है? ब्लड विल स्टॉप, रुक जाएगा। कैसे रुका? ब्लड के अंदर, मतलब जिस जगह पे मुझे चोट लगी है उसके अंदर इतनी सारी कहानी हो रखी है
क्या किया, जैसे ही इंजर्ड टिश्यू वहां पे हो गया तो ब्लड में हमारे WBCs एंड प्लेटलेट सारे घूमते होते हैं। तो इन्होंने क्या देख लिया, इन्होंने देख लिया कि अरे एक जगह पे ब्लड लॉस हो रहा है, तो फटाफट से कुछ फैक्टर्स हमारे, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स, रिलीज किए जाएंगे। बच्चा जी कुछ 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स है हमारे बॉडी में। थैंक यू मोनू। तो ये इतने सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स ना, एक्चुअली पता है कोआगुलेशन इतना लंबा है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, ऐसे 13 तक वो एक दूसरे को एक्टिवेट करके आते हैं। तो ये जो एक्टिवेशन है ना, इसको कहते हैं कैस्केड रिएक्शन। मतलब एक दूसरे को एक्टिवेट करना, जैसे आप खो खो खेलते हो, एक को मार दिया, दूसरे तीसरे को मार दिया, तीसरे को चौथे को मार दिया, एंड फाइनली जब सारे फैक्टर्स एक्टिवेट होंगे ना, तब जाके आपका एक्चुअल में क्लॉटिंग स्टार्ट होता है। बट इतने सारे फैक्टर्स का हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आप फिर से सिर्फ 11th में हो, बहुत छोटे से हो, प्यारे से हो। जब मास्टर्स या डिग्री करोगे ना, तब पढ़ेंगे उसको। अभी तो फिलहाल इतना ही समझो कि ये फैक्टर जब रिलीज होंगे तो कोआगुलेशन होता है, एंड कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्टर को पढ़ते हैं हम। ओके मैम हाँ मैम, ट्रॉमा का हाँ मतलब क्या बोलो, होता है? किसका? ट्रॉमा। ट्रॉमा मतलब किसी चीज का धक्का लगना सडनली, विच इज अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेडली एकदम से किसी चीज का धक्का लग गया। शैली कौन सा रिपीट करना है, ये वाला, दिस राइट? लास्ट का मतलब यही सिखाया था मैंने। इसके बाद ये कोआगुलेशन स्टार्ट होगा, इसको अभी हमने किया नहीं है। शैली यस बताऊंगी मैं। शैली विल यू प्लीज स्टे बैक आफ्टर द क्लास, बिकॉज ये पूरा रिपीट करेगा तो इट विल टेक अगेन नेक्स्ट 10 मिनट्स। तो प्लीज रुक जाओ, यही तो है टेबल वाला। शैली बात करो बच्चा। हाँ तो 1 मिनट, शैली टेबल वाला जो है मैं फिर से रिपीट करूंगी, बट विल यू वेट आफ्टर द क्लास, आफ्टर द टाइम ऑफ द क्लास, क्योंकि ये 10 मिनट्स लेगा फिर से मुझे, तो बाकी बच्चे फिर बोर हो जाएंगे। तो जस्ट वेट फॉर 10 मिनट्स, आफ्टर द क्लास आई विल रिपीट यू होल थिंग, डोंट वरी, पक्का कर दूंगी, ट्रस्ट मी। ओके तो कोआगुलेशन की तरफ चलते हैं। तो फैक्टर्स रिलीज होंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या करेगा, जो है हमारा थ्रोम्बिन एंड फाइब्रिन। बट थ्रोम्बिन ना एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। जैसे आप अभी रजाई में सोए हुए ना, ठंडे है, सबके सब इनएक्टिवेट हो, एंड जैसे अलर्ट आ गया क्लास का, हो गए एक्टिवेट। तो एक्टिवेट करने के लिए थ्रोम्बिन को, तो इसका इनएक्टिव फॉर्म क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। सी लिख दे रही हूं मैं, प्रोथ्रोम्बिन जो है वो एक इनएक्टिव फॉर्म है। किसका? थ्रोम्बिन का। तो इसको एक्टिवेट करना है, मतलब हमारे ब्लड में कौन घूमेगा, प्रोथ्रोम्बिन घूमेगा। जैसे ही इंजुरी हो जाएगी, फैक्टर्स हो जाएंगे सारे के सारे एक्टिवेट। वो सारे फैक्टर में से ऐसा एक फैक्टर है, एक एंजाइम है, थ्रोम्बोकाइनेज। ये क्या करेगा, इनएक्टिव वाले जो थ्रोम्बिन है उसको कर देगा इनटू कन्वर्ट थ्रोम्बिन। ये क्या हो गया, नाउ दिस इज माय एक्टिव वाला थ्रोम्बिन। एंड थ्रोम्बिन क्यों चाहिए, थ्रोम्बिन चाहिए टू कन्वर्ट और एक जो सोया हुआ है मेरे ब्लड में उसको। तो दूसरा कौन सोया है मेरे ब्लड में, यस कैल्शियम भी लगता है। दूसरा कौन सोया है, फाइब्रिनोजन सोया है। फाइब्रिनोजन भी क्या है, ये भी एक इनएक्टिव फॉर्म है, ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में घूमेगा। जैसे ही इसको पता चला कि भाई थ्रोम्बिन एक्टिवेट हो गया, तो फटाफट से थ्रोम्बिन ने कन्वर्ट कर दिया इसको इनटू फाइब्रिन। एंड फाइब्रिन अब क्या करेगा, जहां पे साइट ऑफ इंजुरी है ना, उस जगह पे कराएगा क्लॉटिंग। मतलब जो थ्रेड्स होते हैं, क्लॉटिंग थ्रेड्स, वो वहां पे सीलने लगेगा। लिटरली इट विल स्टार्ट सीविंग सेल्स को, स्किन के वो डिवाइड करने पे मजबूर करेगा। तो दैट इज कॉल्ड, ये वाला डायग्राम सी, यहाँ पे क्या हुआ है, इंजुरी हुआ है, यहाँ पे यू कैन सी सम ब्लड इज बीन लॉस्ट। अब क्या हो गया, ब्लड लॉस हो गया, तो ये पीछे वाले ब्लड ने इंटीमेट कर दिया आपके बाकी के प्लेटलेट्स को। इसने क्या कर दिया, प्लेटलेट्स को कर दिया एक्टिवेट, एंड इनसे क्या हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा फाइब्रिन। हमारा पूरा जो साइकिल चला,
प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन इनटू द फाइब्रिन। फाइब्रिन क्या करेंगे, अब इकट्ठा होने लग जाएंगे इस साइट पे एंड सीने लग जाएंगे इस साइड को, दे विल स्टार्ट इट अक्यूमुलेटिंग एंड सेल्स को डिवाइड करने लग जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी आपका टिश्यू था वो हो जाएगा हील, यहाँ पे हो जाएगा हील। ओके, तो ऊपर आपको क्या दिखेगा, यू कैन सी अ ब्राउन या ब्लैक कलर का कुछ स्कम दिखता है। स्कम मतलब क्या, आप खुजाते हो ना वहां पे कुछ ब्लैक या ब्राउनिश, जैसे जैसे आपकी इंजुरी हील होती है तो आपको वहां पे ब्लैकिश कलर या ब्राउनिश कलर लगेगा एंड आपको बहुत इचिंग भी होगा, यू विल ट्राई टू रिमूव इट। ऐसी चीजें बचपन में बहुत करते हैं हम लोग। बट अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैम रुक गया। हो चुका है तो वो निकल जाता है। अगर नीचे अगर पूरा टिश्यू रिकवर नहीं हुआ है ना तो वो निकलेगा नहीं, आपको दर्द करेगा। ऐसे खींच के निकलोगे तो आपको दर्द करेगा। इसका मतलब आप उसको बेचारे को पहले ही खींच रहे हो, उसका काम तो करने दो। एंड जैसे ही काम हो जाता है, नीचे का सेल पूरे के पूरे रिपेयर यहाँ पे हो गए, अपने आप ऊपर का जो डैमेज लेयर था वो निकल के गिर जाएगा। तो उसको जबरदस्ती ना निकालो। आगे अगर कभी गिरते हो, चोट लगती है, तो नीचे अगर कुछ यहाँ पे हीलिंग प्रोसेस हो रही है, कुछ दिनों के बाद जब सूख जाता है आपका जख्म जो हुआ है, उसको खोद के ऐसे इचिंग करके ना निकालो, बिकॉज नीचे ना बहुत सारी चीजें चल रही है सेल के साथ। तो उसको जबरदस्ती निकालोगे ना तो नीचे के टिश्यूज को हर्ट होगा, पेन होगा। डोंट डू दैट। ओके, सीरम नहीं, स्कम, इट इज कॉल्ड ए स्कम। ओके, सीरम मतलब क्या, सीरम मतलब प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दो। सीरम इज व्हाट, कहां लिखूं मैं इसको, सी आई एम राइटिंग दिस हियर। प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दो, आपको मिलेगा सीरम। मतलब क्या क्या मिलेगा मुझे, सपोज मैंने इतने चीजों को हटा दिया तो मेरे सीरम में मुझे मिलेगा अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड कुछ मिनरल्स, बट नो क्लॉटिंग फैक्टर्स। दैट इज सीरम सिंपली। एंड जैसे अभी किसी ने लिम्फ का पूछा था ना, लिम्फ होते हैं प्यारे से हमारे, जो ना पहुंच नहीं सकते ऐसे जगह पे जहां पे थ्रोम्बिन गिव्स द रोल ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। बच्चा ये देखो, थ्रोम्बिन क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा फाइब्रिनोजन इनटू द फाइब्रिन। ये सारे एक्टिव फॉर्म है एंड ये फाइब्रिन ही हमारे पूरे जो सेल्स जहां पे इंजुरी हुई है उसको हील कर सकता है, रिपेयर कर सकता है। एंड इन सारे प्रोसेस में और एक चीज हमको लगती है, जिसने अभी कहा था मुझसे, somebody had told, कैल्शियम आयंस। तो क्वेश्चंस इस पे से बन सकते हैं। फ्रॉम थ्रोम्बिन यू कैन सी अ क्वेश्चन, फ्रॉम फाइब्रिनोजन एंड फ्रॉम कैल्शियम आयन, कि कौन से फैक्टर है, क्या क्या काम करेंगे। प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन होगा थ्रोम्बिकाइनेज का काम, फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन होगा थ्रोम्बिन का काम। एफटीएफ, पीटीटी, इसको याद रखो, पीटीटी, प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन बाय थ्रोम्बोकाइनेज, एंड एफटीएफ, फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन बाय थ्रोम्बिन। ऐसे याद रखो, हो जाएगा याद। यस, क्लॉटिंग, सीरम, एवरीवन क्लियर? Yes. अमरेंद्र, थ्रोम्बिन का काम क्लियर? ये ज्योति जी, कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम मैंने यहाँ पे क्या कहा ना, कुछ फैक्टर्स होते हैं इन्वॉल्व टू एक्टिवेट, तो ये फैक्टर्स को जुड़ने के लिए, एक्टिवेट करने का कैल्शियम काम करता है। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर क्लॉटिंग। ओके ओके, सो चलो आगे, ग्रुपिंग ना, ये तो बहुत सबका फेवरेट चीज होगा ना, दिस वुड बी अ फेवरेट चीज ऑफ एवरीवन, ब्लड ग्रुपिंग। एंड आप लोग फटाफट बोलोगे भी मुझे यहाँ पे, है कि नहीं? यस मैम। चलो लेट्स राइट फिर, अज्यूमिंग कि आपको ये सारा फेवरेट है, मेरा तो फेवरेट है भाई, देखते और कौन बोल सकता है। यस, तो लेट्स स्टार्ट। की पहली बात, जो ABO ब्लड ग्रुपिंग है ये किसके ऊपर आधारित है, ये जो एंटीजेंस प्रेजेंट होती है ना आरबीसी के ऊपर, बच्चा आरबीसी के ऊपर जो एंटीजेंस है, ए एंटीजन एंड बी एंटीजन, इन दोनों एंटीजन के प्रेजेंस एंड एब्सेंस पे प्रेजेंट डिपेंड करेगा ABO वाला ब्लड ग्रुप।
सो अगर क्वेश्चन बनता है कि ब्लड ग्रुपिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिपेंड्स अपॉन टू एंटीजेंस, ए एंड बी वाले एंटीजेंस का प्रेजेंस एंड एब्सेंस के ऊपर हमने ये ग्रुपिंग करा है। और एक ग्रुपिंग है बच्चा जी, देयर इज वन मोर ग्रुपिंग कॉल्ड एज बॉम्बे टाइप। तो दिस इज अ वेरी ओल्ड टाइप का ग्रुपिंग, बॉम्बे टाइप मतलब वेरी ओल्ड टाइप का ग्रुपिंग। ए बी के अलावा कोई और एक एक्स्ट्रा एंटीजन होता था, देयर यूज्ड टू बी अ एक्स्ट्रा एंटीजन जिसके प्रेजेंस के ऊपर हमने तब बॉम्बे टाइप करके रखा था। बट अब वो ना यूज में नहीं है, वी डोंट यूज दैट वाला एंटीजन क्योंकि अब वो ब्लड में ज्यादा पाया नहीं जाता है एंड उसको ज्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता है। बट दिस वाज अ ओल्ड टाइप, अगर बाय मिस्टेक क्वेश्चन आ गया तो यू शुड नो दैट। Nowadays we only use ABO blood grouping, ठीक है। तो चलो अब मैं ना क्या कर रही हूं, मैं अगर कहती हूं कि ये मेरा आरबीसी है एंड इस आरबीसी के ऊपर इफ आई से देयर इज अ ए टाइप ऑफ एंटीजन, तो ये क्या कहलाएगा, विच ग्रुप, दिस वुड बी ऑफ विच ग्रुप, लेट्स से ये लिखेंगे हम, ये लिखेंगे यहाँ पे एंटीजन एंड यहाँ पे लिखेंगे कि सीरम में कौन सा एंटीबॉडी होगा। तो इसका ब्लड ग्रुप अगर एंटीजन ए होता है, यू विल हैव अ ब्लड ग्रुप एज ए, एंटीजन भी ए, एंटीबॉडी सीरम में क्या मिलेगा, बी। एंटी बी, सही बात। मैम यस नहीं चलिए, RH इज नॉट ओल्ड, RH इज नॉट ओल्ड, RH इज करंट वाला, ठीक है। देन आगे चलते हैं, अगर मेरे दूसरे वाले आरबीसी पे कुछ ऐसा वाला झंडा लगा हुआ है बी से, तो इसको मैं क्या कहूंगी, ये वाला हो जाएगा फटाफट से बी ब्लड ग्रुप, एंटीजन बी, एंटीबॉडी एंटी ए। तो अगर ऐसा हो गया बाय मिस्टेक कि ए वाले ब्लड ग्रुप ने अपना ब्लड दे दिया जिसको बी ब्लड ग्रुप चाहिए है, मतलब जिसके बॉडी में बी है, तो व्हाट विल हैपन, अगर ऐसा क्वेश्चन बना तो क्या करोगे आप, इफ दिस इज द रिसीवर एंड अगर ये डोनर है एंड मतलब बी वाले के साथ अगर हमने ए ब्लड ग्रुप को मिक्स कर दिया तो क्या होगा, ए वाले सेल्स को एंटी ए जो बॉडी है ना वो मारने लग जाएगा, दिस विल स्टार्ट किलिंग एंटीजन एंड उससे क्या हो जाएगा, हाँ क्लॉटिंग करेगा, मारेगा, उससे क्या हो जाएगा, ए वाले सेल्स मरने लग जाएंगे। इसलिए हम ए एंड बी ग्रुप को मिक्स नहीं कर सकते। नाउ इट इज क्लियर राइट। तो चलो आगे फिर थर्ड वाला ऐसा आरबीसी है जिसके ऊपर मेरे कोई भी अगर एंटीजन ही नहीं है, सपोज नो एंटीजन, तो मैम ओ वो ग्रुप ओ, तो ये कहलाएगा ओ Group वाला O. ब्लड ग्रुप एंड एंटीबॉडी क्या होगा, एंटी एंटी ए भी होगा, एंटी बी भी होगा, फाइन। एंड अगर मैंने ऐसा आरबीसी रखा जिसके ऊपर ये वाला भी बी वाला भी एंटीजन है एंड ए वाला भी एंटीजन है, तो होगा, नाउ यू विल हैव ब्लड ग्रुप एज ए बी एंड एंटीजन दोनों भी है, ए भी है और बी भी है, बट नो एंटीबॉडी। यस क्लियर। यस अब इसी के ऊपर अगर RH फैक्टर को जोड़ देंगे, इसी के ऊपर अगर RH फैक्टर को जोड़ देंगे, RH फैक्टर क्या है, RH फैक्टर है, मान लो ये मेरा रीसस मंकी जो होता है, रीसस बंदर, रीसस मंकी इज अ मंकी, जो नॉर्मल हमारे अभी मंकी मिलते हैं ना आजू बाजू में, जो बंदर मिलते हैं छोटे से लाइट ग्रे कलर के, तो दैट आर कॉल्ड एज रीसस टाइप ऑफ मंकी। एंड आप लोगों को पता है हम लोग बंदर से ही आए हैं, ये तो वेल नोन है, हम लोग हमारे पूर्वज बंदर ही है, वी आर कमिंग फ्रॉम चिंपैंजीज एंड गोरिल्लास एंड एप्स। तो ऑब्वियसली विरासत में हमको उनसे क्या मिला, विरासत में हमको उनसे मिला उनका ये फैक्टर, उनके ब्लड के ऊपर जो था एक एक्स्ट्रा वाला एंटीजन जिसको हम कहते हैं RH वाला एंटीजन। RH नाम इसलिए दिया ताकि बाकी साइंटिस्ट ने जब डिस्कवर किया ना वो रीसस मंकी से पाया गया, इसलिए RH दिया नाम उसको। तो विरासत में हमको इन बंदरों से मिला है भाई ये RH वाला एंटीजन, बाकी ग्रुपिंग तो सेम ही है। तो अगर मेरे कोई भी इंसान में ए वाला एंटीजन है प्लस साथ ही अगर ये वाला एंटीजन भी है, इसको कहूंगी मैं ए पॉजिटिव वाला इंसान, एंड अगर ये नहीं है तो कह दूंगी मैं नेगेटिव वाला इंसान, सिंपल है ना। तो 80% लोगों ने विरासत में ये एंटीजन तो ले तो लिया,
कुछ लोगों ने मना कर दिया, नहीं चाहिए हमको, पूर्वज वाला कुछ भी नहीं चाहिए, मत दो। तो जो नहीं है वो नेगेटिव, जो लिए वो पॉजिटिव। सिंपली ए बी का भी वही हाल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ए बी का भी वही हाल है, एंटीजन वाला लगा दो, RH वाला एंटीजन, पॉजिटिव नेगेटिव। ए बी भी अगर इसके ऊपर और एक एंटीजन लग गया तो पॉजिटिव ए बी, नहीं है तो नेगेटिव। यस, इतना क्लियर सभी को? यस मैम। क्वेश्चन बनता है कुछ भी, Yes, ma'am. किसने किसको क्या ब्लड दिया, अगर ब्लड देने से क्या Yes, हो ma'am. सकता है, पूरे इस कहानी से। अब यूनिवर्सल डोनर, बच्चा जी, यूनिवर्सल डोनर एंड रेसिपिएंट कौन है? मैम Sir, बोलो A B. वन बाय वन। ए बी ओ ओ यूनिवर्सल डोनर, व्हाट यूनिवर्सल डोनर, मैम डोनर यूनिवर्सल डोनर ओ है, एंड बी, ए बी क्या है? रिसेप्टर, यूनिवर्सल रिसेप्टर। क्यों है आपको, आपने ये रेड तो लिया कि ओ डोनर है एंड ए बी रिसिपिएंट है। ओ डोनर क्योंकि ओ इसलिए सबको दे है, सकता है। वो हाँ, पे सबको क्यों दे सकता है बच्चा जी? सी ओ इज डोनर, वाई? आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं समझना है, ऐसा क्यों? बायोलॉजी में ऑलवेज आस्क क्यों, वाई इज दिस डोनर, वाई इज दिस रेसिपिएंट। सबको दे सकता है, सबको क्यों दे सकता है? क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। तो आप चाहे ए ब्लड ग्रुप को दे दो, बी को दे दो, ए एंड बी के इसमें एंटीजन है, एंटीबॉडी दोनों भी है, बट इसमें कोई एंटीजन है ही नहीं, तो ये वाला एंटीबॉडी इसके साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं, देयर विल बी नो रिएक्शन। सिमिलरली ए बी की अगर बात होती है, ए बी रिसीवर क्यों माना जाएगा? बिकॉज इसमें कोई भी टाइप की एंटीबॉडी नहीं है। तो कोई भी टाइप का ब्लड ग्रुप दो, ये एंटीजन रिएक्ट होने के लिए इसके पास एंटीबॉडी ही नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए क्यों, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, क्यों इसको रिसीवर एंड डोनर कहा है, समझे? मैम एक बार यस मैम। मैम हाँ, सी फिर से मैम बता रही हूँ। मैंने ओ बोलो कृष्णा। मैम मैंने एक क्वेश्चन किया था, उसमें लिखा था यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो उसमें ना 2 ऑप्शन थे, एक ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, और उसमें 2 ऑप्शन थे, तो वो होना चाहिए, पर मैम उसमें वो नीचे कोई ऑप्शन नहीं था, मतलब जैसे कि ए बी दोनों होंगे या ऐसे कोई ऑप्शन नहीं था, बस ओ प्लस और ओ माइनस थे नेगेटिव। तो दैट वुड बी मोर करेक्ट। सी ओ प्लस एंड ओ माइनस में ज्यादा फर्क नहीं है। ओ पे क्या होता है, RH एंटीजन अगर है तो पॉजिटिव, एंड RH एंटीजन नहीं है तो नेगेटिव। तो जो नहीं है, RH एंटीजन जिसके ऊपर नहीं है, ओ नेगेटिव वाला जो होगा वो ज्यादा करेक्ट रहेगा, क्योंकि एंटीजन नहीं जब रहेगा ना, तो वो इजीली कोई और ग्रुप के साथ मिक्स अप हो सकता है, बिकॉज कोई और ग्रुप का जो एंटीबॉडी है, सी मैं फिर से बता रही हूँ, अगर आपने ओ वाले एंटीजन को दे दिया, ओ वाले ब्लड ग्रुप को, सपोज आपने दे दिया ए वाले को, सो ए वाला पर्सन में क्या है, ए वाले के पास ए वाला एंटीजन है, बट ओ वाले में कोई भी एंटीजन नहीं है, एंड साथ ही इसके पास एंटीबॉडी कौन सा है, एंटी बी। तो ओ के ब्लड ग्रुप में देयर इज नो एंटीजन एट ऑल। तो एंटी बी मतलब ये जो हमारे ये है ना बच्चा लोग, ये जो सीरम में हमने एंटीबॉडी क्यों रखी है, एंटीबॉडी क्यों रखा हमने हमारे सीरम में, ताकि दूसरा कोई अगर एंटर करता है ब्लड में उसको पकड़ के मार सके। अगर ए वाले के साथ मैंने बी वाले ब्लड को मिक्स कर दिया तो बी को मार देगा बिकॉज उसके पास एंटी ए है, या ए बी को मार देगा बिकॉज उसके पास एंटी ए बी है। तो सीरम में एंटीबॉडीज हमने इसीलिए रखा है ताकि दूसरा कोई मिक्स ना हो। तो ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव में कृष्णा यू कैन सिलेक्ट ओ नेगेटिव वाला आंसर, क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन नहीं है। तो गो विथ एनी ब्लड ग्रुप, उस ब्लड ग्रुप का एंटीबॉडी उसके साथ रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास एंटीजन नहीं है। रिएक्शन हमेशा एंटीजन एंड एंटीबॉडी के बीच में होगी। अगर आप एक से एंटीजन ही पूरा हटा दोगे, एंटीबॉडी अकेला क्या ही करेगा, एंटीबॉडी रिएक्ट ही नहीं करेगा। दैट इज द रीजन। Okay, समझे? यस Yes, मैम। ma'am. चलो नाउ ये कौन समझाएगा मुझे, चलो ये तो बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है, सभी का फेवरेट। बताओ हु विल टेल मी दिस? नहीं, अच्छा मैं लिखती जाऊंगी, एनीवन कैन जस्ट से मी व्हाट हैपेंस, ठीक है? चलो ध्यान से पढ़ो।
मैं आपको अलाउ कर सकती थी, बट अभी टाइम का कंस्ट्रेंट है ना बच्चा जी, तो बहुत सारे लोग एक साथ स्पीक कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा किसी को भी। सो जिसको भी नहीं समझ में आया, फॉर दैम रिविजन इज what will happen if mother is negative and suppose father is positive. ध्यान से सुनो, nobody will speak, listen very very carefully. Now what happens अगर ऐसा केस है जहां पे मदर क्या है, RH नेगेटिव एंड फादर RH पॉजिटिव। तो नेगेटिव है मतलब मदर के बॉडी में RH वाला एंटीजन क्या है, नहीं है, शी इज नॉट हैविंग RH एंटीजन। ब्लड ग्रुप मदर का कोई भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, या ओ हो सकता है, या AB भी हो सकता है, वॉट एवर ब्लड ग्रुप कैन बी, बट नेगेटिव है, जो भी है नेगेटिव है, ठीक है। सिमिलरली फादर का भी A, B, O एंड AB कैन बी एनीथिंग बट RH फैक्टर के साथ, दैट इज पॉजिटिव। नाउ जैसे मैंने RH फैक्टर सिखाते वक्त आपको ये कहा कि RH की आदत क्या है, विरासत में आए हुए एंटीजन की आदत है कि मैं मैक्सिमम पॉपुलेशन में जाऊं। 80% लोग जो है उनमें RH फैक्टर होता है, बट कुछ कम ही परसेंटेज ऐसे लोग हैं जिनमें RH फैक्टर नहीं होता है, जिनको हम कहते हैं नेगेटिव, रेयर वाला ब्लड ग्रुप कहते हैं ना, रेयर वाला, बिकॉज वो कम लोगों ने उनको लिया है, कुछ नखरे दिखाए एंड कह दिया कि नहीं चाहिए हमें फैक्टर RH वाला। तो नहीं चाहिए तो फिर झेलो, इनका साइड इफेक्ट झेलना पड़ेगा। फिर क्या साइड इफेक्ट है, तो जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिव वाला डोमिनेंट होता है, ज्यादातर पॉपुलेशन में ये ट्रेवल कर जाता है। तो फादर ने अपना ब्लड ग्रुप दे दिया बच्चे को, फर्स्ट चाइल्ड जो है, फर्स्ट चाइल्ड का ब्लड ग्रुप हो सकता है कोई भी, A, B, O, B, डिपेंड करेगा व्हाट इज द ब्लड ग्रुप, बट जो कोई भी हो बट पॉजिटिव रहेगा, मतलब बाकी ब्लड ग्रुप के एंटीजन के साथ साथ RH एंटीजन भी रहेगा बच्चे के ब्लड के अंदर। नाउ 9 months हो गए, देयर इज नॉर्मल प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी व्हेन देयर इज अ कट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, जब हम अम्बिलिकल कॉर्ड इज व्हाट, कनेक्शन बिटवीन मदर एंड अ फीटस, अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं उसको, जो आप नली काटते हो ना, जनरली आप 3 इडियट्स में भी देख चुके हो ना, 2 पाइप लगा रहा जो एंड काट दो, तो वही अम्बिलिकल कॉर्ड होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है ना बच्चा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कभी कभी जो बच्चे का ब्लड है ना, थोड़ा सा फ्यू ब्लड सेल्स, मतलब फ्यू RBC कैन ट्रैवल टू मदर्स बॉडी। तो अब मदर की बॉडी में क्या कहानी चलेगी, तो सुनो, मदर के बॉडी में चलेगी ये कहानी। अब मदर का जो नॉर्मल RBC है उसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, शी इज नेगेटिव, RH नेगेटिव, बट ये जो फ्यू फीटल ब्लड सेल्स आए, ये कौन सा है, सपोज दिस इज मदर का ब्लड सेल, ये फीटस का है, फीटस का RBC के ऊपर लगा है ना मेरा एंटीजन RH वाला, तो मदर की बॉडी इसको एज अ फॉरेन करके रिकॉग्नाइज करेगी, समथिंग विच इज नॉट ऑफ हर ओन, खुद का वो सेल नहीं है, भले ही उसका बच्चा है बट उस बच्चे के जो सेल्स थे वो तो उसके पापा के थे ना, तो ये उसकी बॉडी खुद की नहीं है, ये उसके सेल्स उसके खुद के नहीं है मदर के। तो बिकॉज इट इज अ फॉरेन, मदर्स बॉडी विल स्टार्ट मेकिंग एंटीबॉडी, किसके अगेंस्ट, RH के अगेंस्ट। तो इसको मैं क्या कहूंगी, यस RH एंटीबॉडी कहूंगी मैं इसको। अब किसने बनाया, मदर्स के बॉडी ने बनाया, एंड ये क्या कर देंगे, अब जो भी कुछ सेल्स बच्चे कुछ आए थे ना, फ्यू ब्लड सेल्स को ये मार देंगे, हटा देंगे मदर्स के बॉडी में से, ठीक है। इतनी कहानी क्लियर। अब आगे क्या होगा, आगे सपोज देयर इज अ सेकंड चाइल्ड नाउ, ड्यूरिंग द सेकेंड चाइल्ड, अब फर्स्ट चाइल्ड का बर्थ हो चुका है, फर्स्ट चाइल्ड इज हेल्दी, हंसता खेलता हुआ है, बड़ा हो गया, अब इसको चाहिए भाई बहन। तो जब सेकेंड चाइल्ड होगा, सेकेंड चाइल्ड भी अगर पॉजिटिव निकला, नेगेटिव रहा तो बल्ले बल्ले अच्छी बात है, क्योंकि नेगेटिव भी है चाइल्ड का ब्लड ग्रुप, मदर का भी ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, देयर इज नो टेंशन। पॉजिटिव निकला तो फिर से ये पॉजिटिव वाला बच्चा जब डिलीवरी तो छोड़ो, डिलीवरी बहुत ही दूर की बात है, जब ये हल्का हल्का सा यूट्रस में ग्रो भी करने लगता है ना, इन द इनिशियल वीक्स, इन द इनिशियल प्रेगनेंसी मैं कह दूं, उसी टाइम पे क्या हो जाएगा, हमारी मदर की जो RH एंटीबॉडी घूम रही है ना,
उसने देख लिया कि अरे मेरे सेल्स में बॉडी के फिर से आ गए ये पॉजिटिव वाले दुश्मन, मार दो, चलो स्टार्ट किलिंग। क्योंकि मेमोरी होती है, मदर के सेल के पास इन सेल्स की मेमोरी होगी, तो ये RH एंटीबॉडी फिर से वो सेल जब ब्लड सेल बनने लगेगा चाइल्ड का, इट विल स्टार्ट किलिंग इट। तो ये पूरी कहानी को हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इरिथ्रोब्लास्टो मतलब इरिथ्रोसाइट को कट करना, किल करना, डिस्ट्रॉय करना। कौन, किसका इरिथ्रोब्लास्टो? फीटस का। फीटस के इरिथ्रोसाइट्स को किल करना इज योर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ओके, सो दिस कैन बी फेटल। फेटल मतलब ये हानिकारक है फॉर द फीटस। दिस कैन लीड टू डेथ ऑफ फीटस। एंड इसको हम ओवरकम करने के लिए हमारे जो साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया, ये RH एंटीबॉडी के खिलाफ एक एंटीबॉडी बना दी। मतलब RH एंटीबॉडी के खिलाफ एंटीबॉडी, अगेन मतलब यू कैन से एंटी RH एंटीबॉडी। तो एंटी RH एंटीबॉडी क्या करेगा, ये इसके अगेंस्ट है ना, तो ये इसको पकड़ के रखेगा। इसको पकड़ेगा तो ये हमारा चाइल्ड हो जाएगा सर्वाइव। RH एंटीबॉडी को ही अगेंस्ट हमने एंटीबॉडी लग दिया। मतलब ये सेकंड प्लान होता है ना, जैसे हम कुछ स्ट्रेटेजी बनाते हैं, प्लान A, प्लान B, प्लान C, अगर ये नहीं काम करा तो वो नहीं काम करेगा तो ये। तो वैसे ही RH एंटीबॉडी को ही हम पकड़ लेंगे तो आगे का प्रोसेस नहीं होगा, वो फीटल सेल्स को नहीं मारेंगे। तो अभी जनरली आज, पुराने जमाने में तो ये तकरीब थी नहीं, ये टेक्निक नहीं था। आजकल वी हैव दिस टेक्निक कि अगर मदर डिलीवरी के वक्त जाती है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में पता चलता है कि मदर इज नेगेटिव ना, तो जब सेकंड चाइल्ड का बियर करेंगे ना, तो उस टाइम पे मदर को ये इंजेक्शन दिया जाएगा जिसमें RH एंटीबॉडी के खिलाफ एंटीबॉडी हो, जो मदर के RH एंटीबॉडी को पकड़ के रखेगी, उसको फीटल सेल्स को मारने नहीं देगी। अब क्लियर? नाउ यू कैन आस्क डाउट्स इफ यू हैव एनीथिंग। मैम व्हाट इफ अगर दोनों पेरेंट्स पॉजिटिव हो या दोनों पेरेंट्स नेगेटिव हो और अच्छी बात बच्चा है। अगर गलती, अरे नेगेटिव है तो बच्चा पॉजिटिव कैसे आएगा? नहीं आएगा। अगर दोनों भी बच्चा, सी लिख देती हूँ मैं फिर से, दूसरे तो साइड मैम पे ऐसा लिखती हो हूँ। सकता है कि बच्चे का कोई और ब्लड ग्रुप आ जाए। फिर वो बच्चा उनका कैसे होगा बच्चा जी? ओके मैम। सिंपल सी बात है। सी, अगर फीमेल सपोज नेगेटिव है एंड फादर भी नेगेटिव है, लेट्स से कि फर्स्ट केस में मदर भी नेगेटिव, फादर भी नेगेटिव, बच्चा इज ऑफ कोर्स नेगेटिव। पॉजिटिव देने के लिए किसी एक के पास तो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो बच्चे के पास आएगा, वरना ये बच्चा इनका है ही नहीं। सिंपल सी बात। मैम मैथमेटिक्स लगा दी थोड़ी सी। क्या करना विवेक? मैम मैथमेटिक्स लगा दी थोड़ी। हाँ, अरे कुछ बच्चों ने तो ये भी पूछा था कि मैम यहाँ पे माइनस प्लस तो माइनस होना चाहिए, ये प्लस कैसे हो गया? मैंने बोला बच्चा जी मुझे माफ कर दो, मैं बायोलॉजी सिखा सकती हूँ, मैथ्स नहीं। मैम एक बार कमेंट बोलो क्वेश्चन पूछना था। बोलो। मैम एक बार कमेंट देख लो। शैली पता चलता है, आप जब प्रेगनेंसी में 3rd मंथ में, यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड में ही इन द 3rd मंथ, जब चाइल्ड विल बी इन द यूटरस, तो एमनियोटिक सैक जो होता है, एमनियोटिक सैक मतलब हिंदी में क्या कहते हैं यार, जिसके अंदर, जिस थैली के अंदर बच्चा होगा, उस थैली में बच्चे के सेल्स होते हैं, उस थैली में से हल्के से इंजेक्शन को निकाल के अगर ब्लड टेस्ट कर दो ना, आपको पता चलेगा उसका बच्चे का क्या ब्लड ग्रुप है करके, पता चलता है। देयर इज अ टेक्निक। बच्चा दानी इज यूट्रस, बट यूट्रस के अंदर देयर इज वन मोर बैग, दैट इज कॉल्ड एमनियोटिक सैक। ओके, तो ये फटाफट बता देती हूँ मैं। अगर मदर भी पॉजिटिव है एंड फादर भी पॉजिटिव है तो चाइल्ड विल ऑफ कोर्स बी पॉजिटिव। एंड अगर 3rd केस ऐसा है कि मदर नेगेटिव एंड फादर पॉजिटिव, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि चाइल्ड नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। एनीवन डिपेंड कि फादर ने दिया है या मदर ने दिया है, तो डिपेंड करेगा। या उल्टा भी अगर रहा, मदर भी रही पॉजिटिव, फादर रहा नेगेटिव, तो भी इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बट इस केस में यहां पे देयर इज नो इरिथ्रोब्लास्टोसिस। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मदर अगर पॉजिटिव हो गई ना, एंड अगर बच्चा यहाँ पे सपोज नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव में वैसे भी एंटीजन नहीं है,
एंड अगर यहाँ के एंटीजेंस मदर के बॉडी में चले भी गए तो मदर के पास उसके खिलाफ ऑलरेडी ये नहीं है ना, एंटीजन ही नहीं है, तो किसके खिलाफ फाइट करेगी? इसके आरबीसी के ऊपर देयर इज नो एंटीजन। आरएच नेगेटिव का मतलब क्या है? नो एंटीजन। किसके खिलाफ फाइट करना है? किसी के खिलाफ भी नहीं। तो व्हेन इट इज द नेगेटिव तो अच्छी बात है, देयर इज नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सिर्फ तभी आएगी जब मदर नेगेटिव है एंड चाइल्ड पॉजिटिव है, ओनली तब, बाकी के टाइम पे नहीं। चले आगे बच्चा, चले आगे। यस मैम, क्लियर। हाँ Jasmine ओके, clear हो गया। चलो फटाफट 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर दो। फिर मैं कार्डियक साइकिल सिखाने वाली हूँ। वी हैव टू डू कार्डियक साइकिल, सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, बहुत कुछ करना है यार बच्चा जी, फटाफट करो। पोल जनरेट कर दो, पोल्स में कर देंगे। पोल्स पे करोगे? ए, यस मैम। थ्रोम्बोसाइट्स। ए थ्रोम्बोसाइट्स में तो जल्दी बता दिया यार। थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है बता दो यहाँ पे, पोल के लिए अब टाइम लगेगा कि जब तक भेजूंगी तब तक आप शायद बता भी दोगे मुझे। थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, नीचे का करो मैम बी, क्लॉटिंग फैक्टर। मैम बी। सभी को। ओके ओके क्लॉटिंग फैक्टर। ओके, सभी को पता है। अगर एक भी बच्चा है, किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आस्क। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी को छोड़ के आगे आगे जा रही हूँ। सो यस, तो जिसका रिडक्शन होगा वो क्लॉटिंग ऑर्डर को करेगा, दैट इज योर थ्रोम्बोसाइट्स। देन सेकंड क्वेश्चन क्या है? सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स। ट्रू, वेरी गुड वेरी गुड। कम ऑन दिस वन। अडल्ट आरबीसी अगर ई न्यूक्लिएटेड है, मतलब आरबीसी में देयर इज नो न्यूक्लियस, तो क्या होगा एंड क्यों है ऐसा? रुक गए ना सब लोग? मैम इसका आंसर सी है। मैम ए। यस, नो बच्चा जी। आरबीसी में हमने ये न्यूक्लियस क्यों रखा है? क्योंकि आरबीसी में अगर हम न्यूक्लियस एंड साथ साथ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी नहीं होता है, एंडोमेम्ब्रेन ये है मैम इसका सिस्टम आंसर। जो है वो नहीं होगा। यस, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आरबीसी में होता है हेमोग्लोबिन एंड हेमोग्लोबिन करता है CO2 एंड O2 का ट्रांसपोर्ट। इस ट्रांसपोर्ट के दौरान हो सकता है कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, या क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होगा वैसे, ह्यूमन है, गोल्गी, ईआर एंड न्यूक्लियस, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो होते हैं ये नहीं होते हैं, ताकि हम ज्यादा स्पेस अवेलेबल करा सके ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए। तो इसका सही आंसर होगा न्यूक्लियस ना होना इन द आरबीसीज टू हैव मोर स्पेस। 2 का सी, डिक्रीज इन Okay, ma'am. प्लाज्मा अल्ब्यूमिन लेवल्स इज लाइकली टू अफेक्ट। अल्ब्यूमिन घटा है तो ऑस्मोटिक बैलेंस, करेक्ट। मैम 3, क्लॉट ऑस्मोटिक बैलेंस। फॉर्मेशन, क्लॉट फॉर्मेशन कौन करेगा? मैम फिब्रिनोजेन। प्लेटलेट, ठीक है, प्लेटलेट्स या फाइब्रिनोजेन। ओके, ऑक्सीजनेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। इम्यून फंक्शन कौन करेगा? सीरम में इम्यून फैक्टर कौन है? मैम ग्लोबुलिन। ग्लोब्यूलिन। यस बच्चा, अगर ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आया है, पुट अ मैसेज, क्योंकि अगर कोई आप बात कर रहे हो एंड मुझे सुनाई नहीं दे रहा है तो पुट अ मैसेज जल्दी से। मैम जो Yes, ग्लोबुलिन है वो मैम एक टाइप का प्रोटीन भी है। हाँ, ग्लोबुलिन इज अ प्रोटीन इटसेल्फ। इसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं, जो एंटीबॉडीज बनाते हैं। बड़ा ब्रांच है प्रोटीन का, बहुत बड़ा फैमिली है ग्लोबुलिन्स। उसके अंदर कुछ एक हिस्सा आता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स का, जो डिफेंस में कराएगा हेल्प। ओके, ये अगेन रिपीटेड है यार। चलो, मुझे पता है कि आप लोग ये क्वेश्चन कर ही लोगे। दिस इज अ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन। हाँ हाँ, नाउ डू दिस। ये कौन करेगा? AB is considered as a universal recipient because It has no antibody. मैम इसके एंटीबॉडी प्लाज्मा पे ना इसके एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती है। मैम 3 है इसका। तो एंटीजन होता है या नहीं होता है? नहीं होता है मैम एंटीजन। Antibody नहीं होता मैम। So C is the right answer. यस मैम। मैम यस मैम। But C में क्या पड़ा है? No antigen on RBC and antibody in the plasma. Correct. तो आगे चले। यस मैम। yes ma'am. मैम Okay. लास्ट वाला एक्सप्लेन कर दो। क्या करना है एक्सप्लेन बच्चा? यही वाला क्वेश्चन लास्ट। लास्ट में A and B एंटीजन प्लाज्मा में है, बट एंटीबॉडी प्लाज्मा में एंटीजन थोड़ी होते हैं। A and B एंटीजन तो RBC पे होते हैं ना, गलत बात है ये। ओके मैम।
ठीक से पढ़ो, ठीक से पढ़ो, क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ो। विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। शायद ये आपको नहीं पता हो, मैं लिख देती हूँ। सी बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व करते करते न्यू कॉन्सेप्ट मिलते हैं आपको। तो विटामिन के जो होता है बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से मिलेगा आपको। दिस इज जनरली रिक्वायर्ड फॉर प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? एक इनएक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ थ्रोम्बिन, एंड ये ब्लड में घूमता रहता है। तो जैसे ही इंजुरी हो जाएगी ना, तो ये ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन जब कन्वर्ट होगा थ्रोम्बिन में, तो कैल्शियम एंड विटामिन के दोनों भी जरूरी है। साथ में विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन को भी बना के रखेगा हमेशा ब्लड में, ताकि फटाक से इंजुरी हो जाए तो हम जल्दी जल्दी इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। यस, मिलेगी शैली। ओके, ये कौन करेगा? Who will do this? Option Mixed answers. A, C. Sapna says A. option A. Kashish. Okay, A. Payal, Deepak, Arsh, C. बच्चा, B एग्लूटिनोजन मतलब क्या? B वाला एंटीजन। ओके, सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस पे B वाला एंटीजन नहीं है। एंड प्लाज्मा में क्या है? एग्लूटिनिन से मतलब एंटीबॉडी है। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो एंड आंसर मी। ए बोल रहे हो सबके सब? मैम ए। सब लोग ए बोल रहे हो? यस मैम। ठीक से पढ़ो। मैम बी। मैम बी। सी, व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट इज द क्वेश्चन? कि टाइप बी, सुनो सुनो, मैम नॉट प्रेजेंट है इसलिए बी। रुको, आरबीसी जो है उसके ऊपर बी एंटीजन नॉट प्रेजेंट है। अगर नॉट प्रेजेंट है तो क्या प्रेजेंट हो सकता है? ए प्रेजेंट हो सकता है, करेक्ट, या कुछ भी नहीं हो सकता है, करेक्ट। एंटीजन में से एक तो ए प्रेजेंट होगा या कुछ भी नहीं होगा। एंटीबॉडी में क्या होगा? अगर बी एंटीजन, बच्चा म्यूट करो, आपका डिस्टर्बेंस आ रहा है। म्यूट, इफ यू आर नॉट स्पीकिंग म्यूट योरसेल्फ प्लीज, डिस्टर्बेंस आ रहा है मुझे, एको आ रहा है। तार हटा दो इधर से, सुबह से। हु इज दिस? मैम नवेद। नवेद, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, वरना मैं सबको म्यूट पे डाल रही हूँ। ओके, यू ऑल आर म्यूटेड नाउ, प्लीज टेक्स्ट। तो सुनो नाउ, ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया? आरबीसी के ऊपर अगर बी एंटीजन नॉट प्रेजेंट है, इसका मतलब सेकंड पे एक तो नॉट प्रेजेंट है, मतलब ए हो सकता है या कुछ भी नहीं होगा। दो ही तो एंटीजन है हमारे बॉडी में, एक तो ए या फिर बी। बी नहीं है मतलब एक तो ए एंटीजन होगा या कुछ भी नहीं होगा। ए एंटीजन होगा मतलब ब्लड ग्रुप होना चाहिए ए, कुछ भी नहीं है मतलब इसके मतलब होना चाहिए ओ ब्लड ग्रुप। तो सीरम में, प्लाज्मा में या सीरम में कौन सा एंटीबॉडी होगा? अब ए नहीं है, सॉरी बी नहीं है, इसका मतलब एंटी ए तो नहीं ही होगा। एंटी ए इज नॉट देयर, तो पहला ऑप्शन आप वैसे भी काट दो ना। बहुत लोगों ने ए आंसर किया, नो एंटी ए तो नहीं ही होगा, बिकॉज बी एंटीजन नहीं है तो एंटी ए भी नहीं होगा प्लाज्मा में। तो क्या हो सकता है? एंटी भी हो सकता है ना? हाँ, अब मैं बोल रही हूँ इसलिए इसको ना करो, देखो आगे भी सुनो। अब अगर ए एंटीजन हुआ तो क्या होगा? ए एंटीजन होगा तो एंटी बी होगा, सही बात। तो बोथ एंटी ए एंड एंटी बी कब होगा? जब कोई भी एंटीजन नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। आर यू गेटिंग? मैं फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे। सी, जस्ट बिकॉज मैंने सेकंड को राउंड किया है इसका मतलब ये नहीं सेकंड आंसर है। इसका सही आंसर है बच्चा जी ऑप्शन सी। क्यों? मैं फिर से दिखा रही हूँ, देखो ध्यान दो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है अगर किसी पर्सन के आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन एब्सेंट है, अगर बी एंटीजन एब्सेंट है उसका मतलब एक तो ए एंटीजन हो सकता है या देयर इज नो एंटीजन एट ऑल। दो सिचुएशंस है। अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है फर्स्ट केस में, तो ए एंटीजन होना मतलब ए ब्लड ग्रुप होना जिसके अंदर एंटी बी होता है प्लाज्मा में। नो एंटीजन मतलब ब्लड ग्रुप बी होना जिसके अंदर एंटी ए
एंड एंटी बी दोनों भी होगा, तो सेकेंड केस को आप भूल ही गए ना। तो इसके हिसाब से ये लॉजिक से एंटी ए एंड एंटी बी दोनों भी हो सकता है ये वाले इंसान के पास। सिर्फ हमको इंफॉर्मेशन क्या दी इन्होंने कि भाई बी एंटीजन नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है। अब बी एंटीजन नहीं है तो एक तो ए एंटीजन होगा या कुछ भी नहीं होगा। तो ए एंटीजन होगा तो एंटी बी होगा, कुछ भी नहीं होगा तो दोनों भी एंटीबॉडी होंगे। तो यू विल सिलेक्ट व्हाट? यू विल सिलेक्ट दिस। ओके, नाउ आई एम ऑन योर माइक्रोफोन। ये क्वेश्चन समझा? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। नहीं समझे? नो मैम। ओके, बताती हूँ। सी क्वेश्चन सेज व्हाट? हमारे पास एक ऐसा इंसान है, क्वेश्चन पढ़ो। when the type of B agglutinogen is not present on the RBC of a person, एक पर्सन का ये आरबीसी है जिसके ऊपर ये बी वाला एंटीजन नॉट प्रेजेंट। नॉट प्रेजेंट का मतलब क्या होता है कि इसके आरबीसी में बी तो नहीं है, ए हो सकता है ना, बी नहीं है। सी ये Yes, सिर्फ ma'am. शब्दों का खेल हो, दिस इज जस्ट अ मिक्स एंड जम्बलिंग ऑफ योर वर्ड्स। शब्दों का खेल खेल रहे हो ताकि आप लोगों को कंफ्यूज कर सके। बी एंटीजन नहीं है मतलब ए एंटीजन हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबल कि ए एंटीजन हो, या देयर इज अ पॉसिबल कि कुछ भी ना हो, नो एंटीजन। तो ये पर्सन आइदर ए ब्लड ग्रुप का हो सकता है या ही में बी आइदर बी ओ, आइदर ए ग्रुप या ओ ग्रुप। ओ ग्रुप में भी एंटीजन नहीं होते ना बच्चा, है कि नहीं? यस मैम। तो ए ब्लड ग्रुप में क्या होता है, इनके अगर प्लाज्मा की मैं बात करूं, ये हो गई आरबीसी की बात। प्लाज्मा में क्या होगा, अगर ए ब्लड ग्रुप है तो एंटी बी होगा, ओ ब्लड ग्रुप है तो एंटी ए एंड एंटी बी दोनों भी होगा। तो दोनों भी केस मुझे कंसिडर करने पड़ेंगे। यू हैव टू कंसिडर दिस केस एज वेल एज दिस केस, क्योंकि इंफॉर्मेशन इतनी है कि बी एंटीजन नहीं है, ए भी हो सकता है या कुछ भी नहीं हो सकता है। तो दोनों भी कंसिडर करोगे तो एंटी ए एंटी बी दोनों भी हो सकता है। अगर चलो मान लो अगर बी एंटीजन नहीं, इसका मतलब ब्लड ग्रुप ओ भी तो हो सकता है ना उसका। दिस इज जस्ट अ मिक्सिंग ऑफ वर्ड्स। चलो आगे, ये आप कर लो यार बच्चा जी, आप फटाफट ये सारे ब्लड ग्रुप के ऊपर हो, आप लोग करो बिकॉज वी हैव टू डू कार्डियक साइकिल आल्सो। करोगे? विल यू ऑल डू दिस? Yes, ma'am. एबी को रेसिपिएंट क्यों कहा गया है, एंड एक्सीडेंट होता है अननोन ब्लड ग्रुप को इमीडिएट ब्लड ग्रुप कौन दे सकता है, सेम चीज है। डोनर को कौन देगा, एंड सेम चीज। यू कैन डू दिस, इजी वाले हैं। लिम्फ को बता देती हूँ मैं फटाफट से। लिम्फ इज व्हाट? लिम्फ ब्लड का ही हिस्सा होता है। मतलब जब ब्लड क्या करता है, ट्रेवल करता है ऐसी जगह पे, सी फ्रॉम द हार्ट, जब कोई टिश्यूज की तरफ ट्रेवल करेगा ब्लड, यहां से मान लो मेरी कोई आर्टरी आई एंड ये आर्टरी आप जा रही है इनसाइड द टिश्यू, टिश्यू के अंदर। तो आर्टरी क्या होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है, थिक होती है, तो टिश्यूज के अंदर पहुंच नहीं सकती, तो वो डिवाइड हो जाएगी इनटू कैपिलरीज। एंड वापस से जब ये टिश्यू से हम ब्लड लेके जाएंगे तो वो लेके जाएंगे फ्रॉम द वेन। तो ये आर्टरी है, ये वेन है, एंड ये मेरे टिश्यूज है जहां पे थोड़े से ब्रांच हुए हैं आर्टरीज एंड वेन्स। तो ये ब्रांच इज कॉल्ड एज कैपिलरीज। बट अब होता कहानी ऐसा है कि जब ब्लड यहां से गुजरता है ना, तो गुजरते वक्त इस टिश्यूज में जो भी ब्लड देगा, मान लो कुछ 20 लीटर का ब्लड यहाँ पे टिश्यूज को तरफ दिया है, किसने? आर्टरी ने। वापस वेन लेते वक्त 17 लीटर ही लेके जा रहा है, तो व्हाट हैपेंड टू 3 लीटर? 3 लीटर का ब्लड टिश्यूज में रह गया, इट गॉट रिमेन इन द टिश्यूज। तो वो जो रिमेन्ड फ्लूइड है, रिमेन्ड फ्लूइड इन द टिश्यूज इज नाउ कॉल्ड एज लिम्फ। एंड क्या क्या रिमेन होता है टिश्यूज में? हमको रिमेन होगा कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स, नहीं सॉरी प्रोटीन्स नहीं, डब्ल्यूबीसी रिमेन होंगे,
कुछ इंपॉर्टेंट लिम्फोसाइट्स, हे भगवान, देन यू विल हैव सम वाटरी कंटेंट हो सकता है, देन अगर कुछ ऐसे आयंस बच जाते हैं, मिनरल आयंस, तो भी बच जाएंगे। बट बड़े बड़े सेल्स जो है, बड़े आरबीसीज जो होंगे, बड़े प्रोटीन्स जो होंगे, वो तो वापस चले जाएंगे इनटू द वेन। बट स्मॉल स्मॉल कुछ अगर ब्लड में से एस्केप हो जाता है इनटू द टिश्यूज, वो एस्केप्ड फ्लूइड इज कॉल्ड एज लिम्फ। एंड इस एस्केप्ड लिम्फ को हमको वापस से लाके छोड़ना पड़ेगा इनटू द वेन। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये लिम्फ को ड्रेन करने वाले वेसल्स को कहेंगे लिम्फेटिक वेसल्स या सिस्टम। तो लिम्फेटिक वेसल अगर आप डायग्राम में देखोगे क्या कर रहा है, इस टिश्यूज में जो बाकी हुआ था फ्लूइड, ब्लड ने क्या किया, वेन की तरफ जाते हुए थोड़ा ब्लड टिश्यूज में छोड़ दिया। बहुत ही भुलक्कड़ है, कुछ अमाउंट ब्लड का वहां पर रह गया। तो ब्लड मतलब कौन सी चीजें रहे एक्चुअली, कुछ मिनरल्स रह गए, कुछ लिम्फोसाइट्स रह गए, कुछ वाटर एंड फ्यू ऑफ दिस डब्ल्यूबीसी सेल्स रह गए, नॉट आरबीसी। ब्लड सेल्स नहीं रहते हैं वहां पे, प्रोटीन नहीं रहते हैं, ओनली मिनरल्स एंड डब्ल्यूबीसीज रह जाएंगे। तो ये बचा कुचा फ्लूइड जो है टिश्यू में से, वो लेके आना पड़ेगा मुझे वापस से बैक टू द हार्ट या बैक टू एनी वेन। तो ब्लड सिस्टम तो अंदर तक जा नहीं सकता है ना, तो लिम्फेटिक सिस्टम जो होते हैं, जो अदर सेम हमारे ब्लड वेसल्स जैसे ये लिम्फ वेसल्स होंगे, वो वहां से फ्लूइड लेके आएंगे एंड डाल देंगे किसी वेन में। एंड इनका मेन काम क्यों है, क्या है, दैट इज टू रिमूव द इन्फेक्शन फ्रॉम योर बॉडी। अगर कहीं पे ऐसा हो सकता है कि टिश्यूज में कोई बैक्टीरिया छुप के बैठा हो, वायरस छुप के बैठा हो, तो वो टिश्यूज में से सारे बैक्टीरिया एंड वायरस को हटाएगा। साथ ही लिम्फ करेगा फैट को अब्सॉर्ब। तो लिम्फ दो चीज कर सकता है, एक तो ये क्या करेगा, फैट को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा। फैट को कैसे, डाइजेस्टिव सिस्टम में ये इंटेस्टाइन में होता है, इनटू द इंटेस्टाइनल विलाई, ये आपने पढ़ा होगा बच्चा, आई डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल नाउ। तो इंटेस्टाइनल विलाई में ये प्रेजेंट होते हैं लिम्फ नोड, जो फैट को, आपके जो भी पिज्जा विज्जा खाया होगा ना, उसको तोड़ेगा ये एंड पूरे ब्लड में सर्कुलेट करेगा। एंड दूसरी बात क्या हो सकता है कि इट विल हेल्प यू इन रिमूविंग द बैक्टीरिया और वायरस, मतलब इसको पैथोजन भी कहते हैं या एंटीजन भी कहते हैं। हमारे बॉडी को ये प्रोटेक्शन भी, इम्यून भी दे सकता है, क्योंकि ये सेल्स के अंदर तक जड़ सकता है। आर्टरीज नहीं जा सकते, आर्टरीज मोटे होते हैं ना, बड़े होते हैं, वो नीचे नीचे जा नहीं पाते, बट लिम्फ जाएगा। ये बहुत होशियार है हमारा। यस, रिमेनिंग फ्लूइड इज कॉल्ड टिश्यूज। चलो लेट्स मूव टू द कार्डियक साइकिल। ये आपको सभी को क्लियर है, दिस इज रिलेटेड टू बी रिपीटेड, कि फिश में 2 चेम्बर्ड हार्ट है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर्ड हार्ट है, मैमल्स एंड बर्ड्स हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट। एवरीवन, डू यू नीड दिस? शैल वी गो टू द सर्कुलेशन? No, ma'am. या यू वांट दिस? सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. सिंगल, ओके, Yes, मैं सिर्फ ma'am. इतना बता देती हूँ कि सिंगल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब जो कहाँ पे होता है, फिशेस में। सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन का मतलब होगा जब बॉडी से फ्लूइड हार्ट की तरफ जाएगा एंड हार्ट से जब बॉडी की तरफ जाएगा तो ये रिटर्न नहीं होता है। मतलब इफ यू सी हियर, कहाँ गया, यहाँ पे देखो, जब हार्ट से बॉडी की तरफ जा रहा है ना ब्लड, तो ये वापस से हार्ट, बॉडी के पास हार्ट से नहीं आ रहा है, it is directly going to this. Means, see, generally lungs या गिल्स क्या होते हैं, ऑक्सीजन को एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो हमारा पाथवे कैसा होता है, बॉडी टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स। बट लंग्स टू अगर हार्ट पे वो नहीं आया एंड डायरेक्टली लंग से वो चला गया बॉडी के पास, वो कहलाएगा सिंगल सर्कुलेशन। मीन्स नाउ फ्रॉम लंग्स और गिल्स डायरेक्टली टू द बॉडी। एंड डबल सर्कुलेशन किसको कहते हैं हम? नाउ आपको पता है व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। बॉडी से हमने पहले डीऑक्सी ब्लड को भेजा हार्ट के पास, हार्ट ने इसको ऑक्सी करवाया फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से वापस हार्ट, हार्ट से वापस बॉडी। तो ये जो है, दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन।
एंड डबल सर्कुलेशन एम्फीबियंस में, मैमल्स में एंड बर्ड्स में होगा, सिंगल होगा सिर्फ फिशेस में, एक्वाटिक एनिमल्स में। इतना याद रखो फिलहाल। यस, एनी डाउट? No, ma'am. यस, क्रोकोडाइल इज एक्सेप्शन, ट्रू। It's clear. क्रोकोडाइल एम्फीबियन होता है बट फिर भी 4 चेम्बर हार्ट है। हाँ शैली, सही बात है। ओके, तो कार्डियक साइकिल को रिपीट करें। अब ये सब तो आपको पता है ना कि हार्ट मेसोडर्म होता है, हार्ट की लोकेशन इन बिटवीन योर चेस्ट कैविटी, हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट में टिल्टेड है तो इसलिए लेफ्ट में आपको बीट सुनाई देगी। सो दीज आर लिटिल बिट स्मॉल पॉइंट्स, आई होप यू नो दैट। लेट्स गो टू द मेन कार्डियक साइकिल। पहले देखते स्ट्रक्चर को, लेट्स अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में क्या क्या देखोगे? सबसे पहले हमारे पास कितने चेम्बर्स है? चेम्बर्स है हमारे पास 4, 2 है एट्रिया एंड 2 है वेंट्रिकल्स। सही बात। देन दूसरे बात हमारे पास है वॉल्व। वॉल्व कौन सी है? वॉल्व है मेरे पास टीवी एंड बीवी। तो बीवी हमेशा राइट हो नहीं सकती। हमेशा हम बोलते थे कि बीवी हमेशा राइट होती है, नो, बीवी लेफ्ट भी हो सकती है एंड टीवी होता है राइट में। तो राइट में टीवी रख के बीवी देख रही है टीवी को, तो देखो Left पे. टीवी स्टैंड्स फॉर ट्राइकस्पिड। या इसको थोड़ा सा याद रखने के लिए, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूज होता है कि कौन से साइड पे ट्राइकस्पिड है, कौन से साइड पे बाइकस्पिड है। तो टीवी बीवी याद रखो, बीवी हमेशा राइट नहीं होती, बीवी लेफ्ट भी हो सकती है। ओके, एंड और एक गलत वॉल्व है। होती है हमेशा. हाँ, हमेशा नहीं, हार्ट के मामले में हमेशा, नॉट एवरी टाइम। सेमी लूनार वॉल्व है तीसरा वाला, जो कहाँ पे होता है? एओर्टा में एंड पल्मोनरी आर्टरी में। ओके, तो तीसरा वाला तो आसान है, तीसरा वाला आराम से याद हो जाएगा, है ना? देन वॉल्व के बाद लेट्स सी कि सेप्टम कौन से होते हैं। सेप्टम होते हैं 2 एट्रिया के बीच में। 2 एट्रिया है मतलब इंटर एट्रियल। देन 2 वेंट्रिकल्स है हमारे पास, तो इंटर वेंट्रिकल। एंड एट्रिया एंड वेंट्रिकल के इन दोनों के बीच में आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियो Arteriovent- वेंट्रिक्यूलर। यस, तो ये तो सारा क्लियर ही है आपको फिर, है ना? एंड लास्ट में जो हार्ट को सराउंड करेगा दैट इज पेरिकार्डियम एंड पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो हार्ट को सराउंड करता है, प्रोटेक्ट करता है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन एंड पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये पूरा चार्ट में दिया हुआ है, यू कैन रीड दिस। ओके, देखो ऐसे होते ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, बीवी एंड टीवी वाले वॉल्व। एंड अगर ऐसा पूछा ना बच्चा जी, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड का सिंपली क्या मतलब होता है? बाइकस्पिड मतलब जो पुलिस स्टेशन है आपके, पुलिस स्टेशन में जो ओपन होते हैं दरवाजे, दैट इज योर बाइकस्पिड। तीसरा और एक लगा दो तो ट्राइकस्पिड, 1, 2 एंड 3। तो आपको और एक चीज ध्यान देनी है कि ये जो 3 दरवाजे वाले हैं, ट्राइकस्पिड वॉल आपके पल्मोनरी एंड आर्टरी में भी होता है। सी, आर्टरी मतलब सेमिलुनर वॉल भी 3 दरवाजों से बना है। यू कैन सी 1 2 3 1 2 3। देन आते हैं हम इसके तरफ। ये दिख रहा है कुछ जीआईएफ रखते हुए? दिख रहा है क्या, या सिर्फ मुझे दिख रहा है? यस मैम दिख रहा है। हाँ शैली, इनर मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट नहीं होगा, पेरिकार्डियम बोल रहे तो वो आउटर लेयर होता है बच्चा। शैली कौन सा बोल रहे हो आप? ओके, सो वो जीआईएफ फिर से दिखाऊंगी मैं। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट द मस्क्यूलेचर ऑफ हार्ट। मस्क्यूलेचर ऑफ हार्ट का मैं बताती हूँ। हाँ, आउटर, दैट इज करेक्ट। सी, कुछ हमारे हार्ट के पास होते हैं नोडल टिश्यूज। ओके, नोडल टिश्यूज मतलब ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल जो या स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो एज अ नर्व एज वेल एज अ मसल करके एक्ट करेंगे, इसलिए उनको कहेंगे हम नोडल टिश्यू। तो सबसे ज्यादा पावरफुल पहला वाला नोडल टिश्यू है साइनोआर्ट्रियल, SA नोड जिसको हम कहते हैं SAN। एंड दूसरा है AVN एवी एट्रियोवेंट्रिकुलर
नोड या सॉरी AVN। इसको ना बच्चा जी, इसको याद रखने के लिए आई कैन से कि सैन एंड वैन करके याद रखो। सैन एंड वैन, वैन को सिर्फ लिखते वक्त आपको एट्रियोवेंट्रिकुलर लिखना है, सैन वैन इजीली याद रहेगा क्योंकि सैन एंड एवियन थोड़े से राइमिंग नहीं लगते हैं, तो सैन एंड वैन याद रख लो, राइमिंग में आपको हो जाएगा। ओके सो ये दोनों नोड्स, इसका लोकेशन क्या है, जीपीएस से साइनो एट्रियल का राइट एट्रियम, सही बात। ये भी राइट एट्रियम है बट कॉर्नर में है। तो अगर मेरा कुछ ऐसा हार्ट है, बहुत गंदा हार्ट है यार ये, ऐसा थोड़ी है हार्ट, कुछ भी, इफ समथिंग लाइक दिस, इफ द हार्ट, चलो मान लो अब ये हार्ट है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहां से होगा मेरा सैन एंड दिस इज अ पेस मेकर। पेस मेकर मतलब क्या, सबसे पहला जो इम्पल्स है, जो कंट्रैक्शन है, वो जनरेट करेगा सैन, क्योंकि इसका सबसे पहला डीपोलराइजेशन होता है। क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं कि सबसे पहला डीपोलराइजेशन कौन करेगा, वो सैन करेगा, क्योंकि इसके पास हाईएस्ट कैपेसिटी होती है नोडल टिश्यू की टू बिहेव एज अ नर्व सेल। नर्व सेल मतलब क्या, इम्पल्स को कंडक्ट कराना, एंड किसमें होता है, कार्डियक सेल में होता है, इसलिए मसल सेल। तो डीपोलराइजेशन बिकॉज ये बहुत फास्ट करा सकता है एंड हाई अमाउंट में करा सकता है, इसीलिए हम इसको पेस मेकर कहते हैं। पेस मेकर का मतलब क्या, ऐसी चीज जो कंटिन्यूएशन में करती जाती है रिपीटेडली। तो ये रिपीटेड चीज जो है, कार्डियक साइकिल, हार्ट बीट हमेशा होता है ना बीट, तो वो रिपीटेशन का काम कौन मेंटेन करेगा, सैन, SAN। नहीं यार, क्यों मजाक उड़ा रहे हो शैली मेरा। चलो, तो सैन से जैसे ही इम्पल्स जनरेट हुआ, उसने क्या किया, भाई को अपने भेज दिया टुवर्ड्स द AVN। तो जैसे ही नोड्स SAN से AVN आएगी, क्या होगा, हमारा राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट। सो दिस वाला हिस्सा एंड दिस वाला हिस्सा विल नाउ स्टार्टिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां से यहाँ पे एक होता है बंडल ऑफ हिज। अच्छा, किसी को पता है क्या कि बंडल ऑफ हिज क्यों कहा है, नॉट हर? मैम Why? हिज साइंटिस्ट का नाम है। अरे पता है क्या आपको, सही बात। सो विलियम हिज इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिसके लिए इसका नाम हिज रखा है। तो ये होती है ब्रांचिंग पॉइंट, मान लो दिस इज अ ब्रांचिंग पॉइंट ऑफ दिस नर्व फाइबर्स। यहां से कहा जाएंगे वो, कुछ जाएंगे राइट के पास, कुछ जाएंगे लेफ्ट के पास। तो जैसे ही नर्व ऐसे नोड से एवी नोड से आएंगी वेंट्रिकल्स के पास, अब राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो लेट्स सी कि नाउ इट इज गोइंग लाइक दिस एंड कॉन्ट्रैक्शन इन द वेंट्रिकल्स। तो यही होता है ना सिस्टोल एंड डायस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन ही तो कहते हैं हम एज अ सिस्टोल, करेक्ट। तो अब ये क्लियर है, बंडल ऑफ हिज से ब्रांचिंग पॉइंट हो गया। नाउ ये जो ब्रांचेस है इसको हम क्या कहते हैं, परकिंजे फाइबर्स। फाइबर्स। Yes. पुरकंजे भी साइंटिस्ट का नाम है। हाँ, ये भी साइंटिस्ट का ही नाम है। तो सैन वैन हिज पर, यू कैन रिमेंबर, सैन वैन हिज एंड पर, दीज आर द नोडल टिश्यूज जो हार्ट बीट को मेंटेन करती है। दिल हमारा प्यारा सा। टीवी एंड बीवी यही पे शैली, ये है राइट साइड वाली टीवी एंड ये लेफ्ट साइड वाली होती है बीवी। अब इस चीज को दिखाने का मेरा इंटेंशन ये है कि टीवी एंड बीवी जो है ना, वो नीचे हार्ट सेल के इस नीचे के लेयर की तरफ कनेक्टेड होती है बाय अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कॉडी टेंडिनी एंड पैपिलरी मसल। इनका काम बहुत बार क्वेश्चन में पूछा है, इसलिए बता रही हूं। तो कॉडी टेंडिनी एंड पैपिलरी मसल क्या करते हैं, ये मेंटेन करेगा हार्ट के स्ट्रक्चर को, मतलब हार्ट को कोलैप्स होने से बचाएगा। आप देख सकते हो ना कैसे वो खींच रहा है, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो खींचेंगे, रिलैक्स होंगे तो खींचे जाएंगे।
तो दिस कॉडी टेंडिनी एंड पैपिलरी मसल्स आप देख रहे हो, ये ट्राइकस्पिड वॉल, ये बाइकस्पिड वॉल, टीवीबीवी, उसी से अटैच होते हैं कुछ ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर जो नीचे पैपिलरी मसल तक अटैच होंगे। ये पुल करेगा, पुल एंड रिलैक्स फॉर हार्ट बीट। तो हार्ट के बीट को, स्ट्रक्चर को ये मेंटेन करता है। कौन? कॉडी टेंडिनी एंड पैपिलरी मसल। क्लियर? मैम अगर ये दोनों नहीं होंगे तो वॉल्व पीछे की साइड हो जाएंगे ना? ये दोनों नहीं होंगे तो वॉल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होंगे, ऊपर कैसे खींचा जाएगा? जैसे बंद होता है, अगर ये वॉल बंद हो गई, ये वाला एंड ये वाला बंद हो गया, तो बीट को ऊपर खींच लिया। ऊपर खींचते क्या हो जाएगा? ये जो राइट वेंट्रिकल है इससे ब्लड चला जाएगा इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, एंड ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे ब्लड चला जाएगा नीचे एओर्टा के पास। खींच रहे ना हम। तो अब बाल्टी है अगर मेरी पानी की भरी, उसको ऊपर खींचो तो पानी अब ऊपर फ्लश आउट होगा इनटू द एओर्टास एंड आर्टरीज। ये नहीं होगी तो हार्ट कोलैप्स हो जाएगा, ये हम बीट जनरेट नहीं कर पाएंगे, वेंट्रिकल्स में से ब्लड हम ऊपर पंप नहीं कर पाएंगे फिर। समझे? यस मैम। चलो, कार्डियक साइकिल बड़े, ये फ्लो चार्ट है बट मैं फटाफट यहाँ पे आपको बता देती हूँ कैसा होगा। लेट्स ड्रॉ इट लाइक दिस। हाँ शैली, यस। इसको क्या कहते हैं हम? राइट एट्रियम, देन लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। हाँ, अब ध्यान से सुनना है क्या क्या चीज, कौन से चीज कहां से आती है। तो राइट एट्रियम में क्या क्या आएगा? डीऑक्सी ब्लड आएगा फ्रॉम द ऑल ओवर बॉडी। कौन लेके आएगा? ये शैली, पूरे बॉडी को ऐसे कैसे देख सकते हो यार आप? दैट इज नॉट पॉसिबल, यू हैव टू गो इनटू अ मेडिकल कॉलेज बच्चा जी, ऐसा नहीं देख पाओगे आप। डीऑक्सी ब्लड को कौन कौन लेके आएगा फ्रॉम योर बॉडी? इंफेरियर वेना कैवा, जो क्या होता है लोअर बॉडी पार्ट से लेके आएगा, लोअर बॉडी पार्ट्स। देन सुपेरियर वेना कैवा, जो अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सी ब्लड को लेके आएगा। एंड यू हैव वन मोर, कोरोनरी साइनस। एनीबॉडी नोज व्हाट इज कोरोनरी साइनस? नो वन? यस मैम। कोरोनरी साइनस क्या है? यस बताओ सेजल। मैम वो हर्ट, वो मैम उसमें हर्ट में जाता है वो ऑक्सीजन। मतलब इंफेरियर वेना कैवा एंड सुपीरियर वेना कैवा एंड कोरोनरी साइनस, ये सारे के सारे क्या है बच्चा जी? ये वेन्स है जो डीऑक्सी ब्लड को लेके आएंगे टुवर्ड्स योर राइट एट्रियम। तो कोरोनरी साइनस, सुपीरियर मतलब क्या? अपर बॉडी पार्ट्स, इंफीरियर मतलब क्या? लोअर बॉडी पार्ट्स। हार्ट की खुद का भी एक्टिविटी होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, हार्ट भी खुद भी डीऑक्सी ब्लड बनाता है। हार्ट के खुद के पूरे हार्ट का जो डीऑक्सी ब्लड है वो कोरोनरी साइनस लेके जाएगा इनटू द राइट एट्रियम। नाउ राइट एट्रियम से फिर कहा जाएगा ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से कहां पे? थ्रू द टीवी, ट्राइकस्पिड वॉल। यहां से कहा जाता है? ये क्या है? ये है हमारी लंग्स, लंग्स की तरफ जा रहा है। दीज आर कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी, जो जा रही है टुवर्ड्स लंग्स। ये राइट लंग, ये लेफ्ट लंग। किसके लिए? फॉर एक्सचेंजिंग O2, प्यूरिफाई करने के लिए ब्लड को। तो जब ये होता है साइमल्टेनियसली, और एक चीज क्या होगा? जो पहले वाला ब्लड लंग ने प्यूरिफाई कर दिया था वो लेके आएगा इनटू द लेफ्ट एट्रियम बाय पल्मोनरी वेन। सॉरी, तो पल्मोनरी वेन ने क्या कर दिया? ऑक्सी वाला ब्लड को लेके आया इनटू द राइट लेफ्ट एट्रियम। यहां से बीवी से थ्रू हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, एंड यहां से थ्रू द एओर्टा, थ्रू द एओर्टा। ये क्या है? एओर्टा टू द बॉडी पार्ट्स। तो ये पूरा एक क्या कहलाएगा? कार्डियक साइकिल, जो कितना होता है? 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होता है। दिस इज कंप्लीटली इनटू 0.8 सेकेंड। गेटिंग? यस मैम। एंड और एक चीज आपको यहाँ पे ये याद रखनी है अगर क्वेश्चंस बने तो, कि जब यहां से SA नोड जनरेट करेगा
इम्पल्स को या डीपोलराइज होगा इनटू एवी नोड। बहुत फास्ट आएगा, यहाँ से तो सारी रिएक्शंस बहुत फास्ट आएंगी, एवी नोड को आते आते थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, एंड फिर यहाँ से वो ट्रेवल करेगा बंडल ऑफ हिज एंड पर्किंजे फाइबर्स। तो ये स्लो होने का कारण इसलिए है, एवी नोड थोड़ा सा रुकेगा टुवर्ड्स गो टू बंडल ऑफ हिज भी थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, या लिटिल बिट स्टॉप नहीं होगा, आई विल से स्लो ओनली, क्योंकि कितना तेजी से वो ऐसे नोड से आता है, थोड़ा सा वो हॉल्ट कर जाता है फॉर 1 सेकेंड, यू कैन से दैट इज बिकॉज टू चेक कि सारे एट्रियम का ब्लड पूरा का पूरा नीचे आया है या नहीं। तो क्योंकि तेजी तेजी में अगर आगे चले गए एंड ट्राइकस्पिड बायोकस्पिड वॉल को बंद कर दिया ना, हो सकता है फिर ऊपर ब्लड रह जाए। तो थोड़ा सा हम पेस को स्लो कर देंगे हमारे बाय 0.1 सेकेंड, सो दैट पूरा ऊपर का एट्रियम खाली होके नीचे आ जाए वेंट्रिकल्स में। तो ये वाला हिस्सा जो है, दिस पार्ट इज कैरिंग डीऑक्सी ब्लड, दिस पार्ट विल कैरी ऑक्सी ब्लड। तो आपका राइट वाला हार्ट इज डीऑक्सी ब्लड, लेफ्ट वाला हार्ट इज ऑक्सी ब्लड। इतना क्लियर? यस मैम। यस मैम। एंड ये क्लियर ड्यूरेशन है 0.8 सेकेंड, एक साइकिल में 70 ml ऑफ ब्लड। तो 70 ml ऑफ ब्लड अगर एक साइकिल में है तो 1 मिनट में कितने बार हार्ट बीट होगा? सपोज 70 टाइम्स अगर हार्ट बीट होता है तो 70 इंटू 70 करो, कितना आएगा? 49,000 के पास, तो समवेयर अराउंड 5,000 ml के आसपास या 5 लीटर ml के आसपास होता है कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट आप कैसे निकालते हो? इट इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इनटू द हार्ट बीट। तो 70 ml इंटू कितना भी हार्ट बीट गिनो ना, कभी 70 होते हैं, कभी 75 होते हैं, कभी 80 होते हैं, यू कैन डू दैट एंड राइट इट हियर। मैम नॉर्मल में तो 70 to 75 होते हैं। हाँ, दैट इज नॉर्मल। तो 5 लीटर के आसपास इज योर नॉर्मल ब्लड काउंट, ठीक है? मैम इस डायग्राम में ये भी लिख दीजिए कौन सा प्रोसेस कितने सेकंड में हो रहा है। यस, यू कैन टेल मी। पता है किसी को वो? क्या मैम? तब कितने सेकंड में हो रहा है? 0.4, 0.3 एंड 0.1। 0.1। हु कैन टेल मी? मैम 0.4 में तो ऊपर वाला होता है। 0.2। यस, 0.4 होगा एट्रियल का, देन 0.3 पर बंडल ऑफ हिज में। बंडल ऑफ हिज 0.1 बंडल ऑफ हिज में 0.1 0.1 एंड 0.3 वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल। बंडल ऑफ हिज में 0.1 हल्का सा रुकेगा, अभी तो बोला हमने 0.1 सेकंड के लिए रुकता है वो, है ना? ठीक है? देन Okay, ma'am. मूविंग टुवर्ड्स लब डब साउंड। ये तो पता ही है ना फिर लब डब साउंड क्यों होता है? जब टीवी और बीवी क्लोज कर गई, टीवी को बंद कर दो, बीवी भी बंद हो जाएगी एंड करेगी लब करके साउंड, एंड टीवी एंड बीवी को बंद कर दिया, सेमिनल वॉल्स भी हो जाएंगे बंद, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा डब साउंड। सो लब एंड डब साउंड इज बिकॉज ऑफ क्लोजिंग ऑफ valve, not the opening, not the contraction, not the relaxation, it is just the closing of valve. ये कौन बताएगा? Anybody knows this? PQRS wave, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ? नहीं मैम, आप ही बता दो मैम। See, heartbeat में initially if you see this, it is called as P wave. Then you have something like this, that is Q, R, S and ये T. तो P wave क्या कहलाएगा? P wave कहलाएगा कि यहाँ पे एट्रिया जो है वो हो गई है डीपोलराइज, मतलब कॉन्ट्रैक्ट, कांस्टेंट लिख रही हूं मैं, देखो बच्चा जी, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, नॉट कांस्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट। एंड मतलब यहाँ पे क्या है? सिस्टोल हो रहा है। सिस्टोल इज व्हाट? कॉन्ट्रैक्शन। किसका? एट्रिया का। QRS को आते आते क्या होता है ना, यहाँ पे वेंट्रिकल्स का स्टार्ट हो जाता है, वेंट्रिकल्स इनिशिएट टू कॉन्ट्रैक्ट या इनिशिएट टू डीपोलराइज, इनिशिएट हो रहा है यहाँ पे, एंड टी वेव पे खत्म हो रहा है, कंप्लीट रिपोलराइज। कॉन्ट्रैक्ट नहीं,
एंड जॉइंट डायस्टोल, हाँ रिपोलराइज कह दो या जॉइंट डायस्टोल कह दो, टी वेव को चलेगा। सो अगर मैं ये दिखाती हूँ आपको डायग्राम, इफ यू सी दिस डायग्राम, टी वेव मतलब क्या, एट्रियम्स देखो ऊपर से अपने ब्लड फ्लो को डाल रहे नीचे वेंट्रिकल की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होके। क्यूआरएस मतलब वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, जहां पे क्या हो रहा है, वेंट्रिकल्स राइट वाला भेजेगा पल्मोनरी आर्टरी में, लेफ्ट वाला भेजेगा एओर्टा में, करेक्ट। इनिशिएट हो रहा है, दिस इज द इनिशिएशन, क्यूआरएस इज द इनिशिएशन। एंड टी मतलब क्या, कि पूरा का पूरा अब ब्लड ऊपर जा चुका है इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा, एंड नाउ द वेंट्रिकल्स विल स्टार्ट टू रिलैक्स, रिपोलराइजेशन। ओके, याद रखोगे पीक्यूआरएस एंड पीएनटी। यस मैम। क्या होता है क्या इनिशिएशन? पैसा स्टार्ट हो रहा है, वेंट्रिकल्स को हाँ अभी धीरे धीरे सिकोड़ रहे, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि इस दौरान परकिंज एवी बंडल ऑफ हिट से धीरे धीरे अब ऐसी जा रही है हमारी वेव इम्पल्स, तो यहाँ पे स्लोली देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्टेड, इनिशिएशन हो गया है। स्टार्ट, इनिशिएट मतलब क्या, टू स्टार्ट, स्टार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, खत्म होते होते वो टी वेव पे आएगा। तो ये जो है दिस इंडिकेट्स द स्टार्ट, कि हमारे वेंट्रिकल्स स्टार्ट हुए हैं टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये तो आप कर लोगे, ये सेम है कि व्हाट डज द पी वेव रिप्रेजेंट्स, तो यू पीपल नो दैट पी वेव रिप्रेजेंट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, इट इज सिंपल, बट डू दिस क्वेश्चन, कम ऑन। कितने सारे बच्चे छोड़ के चले गए ना, क्वेश्चंस कराती हो तो छोड़ जाते हो। मैम ऑप्शन सी। शैली, आपको जो डाउट्स है ना, प्लीज स्टे बैक, आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी मैं। ओके मैम। पैसेज ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम टू बॉडी इज, मतलब राइट एट्रियम से बॉडी में क्या क्या हमारा सफर तय होगा। ऑप्शन सी बोल रहे हो, राइट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल कैसे आएगा, राइट एट्रियम से आना चाहिए राइट वेंट्रिकल को ही, राइट मैम एट्रियम बी। से राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लंग। बी। यस, टू Yes, ऑप्शन ma'am, B. सही है। देख से पढ़ो बच्चा, ये आप लोग सारे होशियार तो हो ही, एवरीबॉडी इज ब्रिलियंट, बट क्वेश्चन नहीं ठीक से पढ़ते हो ना, आंसर गलत कर देते हो यार, ये ना करो, डोंट डू दैट। मैम ऑप्शन डी कैसे होगा? अरे बच्चा, राइट एट्रियम से लेके लंग बॉडी तक क्या सफर है ये पूछा है ब्लड का, व्हाट इज द पैसेज फ्रॉम राइट एट्रियम टू द बॉडी। तो ब्लड पहले जाएगा राइट एट्रियम, देन द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से फिर जाएगा पहले वो लंग्स के पास, लंग्स से आएगा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द बॉडी। तो इस वाले हिस्से के बारे में ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ऑप्शन में दिया है सी, राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन गलत जाएगा, बिकॉज ये पल्मोनरी आर्टरी होती है, ये होती है पल्मोनरी आर्टरी, नॉट वेन, तो ये ऑप्शन कट गया। राइट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल होगा नहीं ना, ऐसा थोड़ी ब्लड जाता है यार, हॉरिजॉन्टल थोड़ी ब्लड जाएगा, नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, ये पाथवे गलत है, इसलिए ये दोनों ऑप्शंस भी गलत है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से लंग, लंग से वापस आएगी, बट ये वाला हिस्सा ऑप्शन में दिया नहीं है, तो जो दिया है वो सही है, ऑप्शन 2। नीचे का ए। मैम ए। यस करेक्ट, ए। हाँ, ये किसको पता है, ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, मैम ए। पल्मोनरी वेन। मैम पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या करता है, ऑक्सी वाला ब्लड कैरी ऑक्सीजनेटेड करता ब्लड है लेके जाती है। टुवर्ड्स द हार्ट, वेरी करेक्ट। एंड पल्मोनरी आर्टरी ही ऐसी है जो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। डीऑक्सी ब्लड लेके जाएगी टुवर्ड्स लंग्स फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। चलो ये कौन करेगा, यस मैम थर्ड है, मैम थर्ड है। थर्ड है।
विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस करेक्टली पूछा है. ओके. मैम ऊपर ही लिख दिया आपने. यस मैम. यस. पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सी ब्लड इनटू लंग्स. ये मैंने ही लिख दिया. चलो मैं भी कर देती हूँ ना हेल्प कभी कभी. यस. हु विल सॉल्व दिस? SA node acts as a pacemaker because. मैम डी. देखो सोचो बताओ. put it in the chat box. मैम डी. यस. पहले भी बताया था ना कि ऐसे नोड जो है बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ डीपोलराइजेशन कर सकता है, हाई अमाउंट ऑफ इम्पल्स जनरेट करेगा. तो बिकॉज ऐसे नोड इज बहुत फास्ट, एकदम घोड़ा है हमारा, तेज तेज भागेगा, तो इसका लगाम कौन खींचेगा? इसका लगाम खींचेगा बंडल ऑफ हिज 0.1 सेकेंड से. देखो यहाँ पे है नीचे वाला क्वेश्चन कि एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम जब क्लोज होता है तो स्प्रेडिंग ऑफ इम्पल्स इज डिलेड बाय 1 सेकेंड. व्हाई? सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना. सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना. अगेन ध्यान से पढ़ना. ज्योति सेमिलुनर वॉल्व होते हैं एक मिनट बच्चा जी, इधर देखो. सेमिलुनर वॉल्व जो हमारी लंग्स है ना, लंग्स की तरफ जो आर्टरी जाएगी ये वाली, इसको कौन से कलर से करे? पर्पल कलर से करिए. देखो मैं, ये वाला जो होता है दिस इज सेमिलुनर वॉल्व एंड दिस इज सेमिलुनर वॉल्व. तो सेमिलुनर वॉल्व आर प्रेजेंट इन द एओर्टा वाला वेसल एंड पल्मोनरी आर्टरी के एंट्री पे. पल्मोनरी आर्टरी का एंट्री एंड एओर्टा के एंट्री पे होता है सेमिलुनर वॉल्व. समझे? यस मैम. चलो डिजीज को एक बार करा देती हूँ मैं, 2 ही मिनट का काम है. इसको करो. मैम बी. क्या पूछा है? स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू एम्बेडेड इन द लोअर कॉर्नर ऑफ एट्रियम. सिंपल सा है, शब्दों के साथ कंफ्यूज कर गए. स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू इन द लोअर कॉर्नर ऑफ एट्रियम इज AVN, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड. ये क्या करता है? जैसे ही दोनों वेंट्रिकल्स के सेप्टम को क्लोज कर दिया, ये स्प्रेडिंग ऑफ इम्पल्स को थोड़ा सा डिले करेगा. मैंने अभी भी बताया था 0.1 सेकेंड से. क्यों? ताकि सारे एट्रिया कंप्लीट कर जाए. इसका आंसर 4 सही है बेटा जी. यस मैम. ओके. यस. ये करो ECG के बारे में. डू बोथ क्वेश्चंस, बोथ आर इंपॉर्टेंट, दोनों भी इंपॉर्टेंट है. फटाफट बताओ, फटाफट. कौन? ECG में कौन सा अल्फाबेट सही है? R रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स नहीं. PQR को आप सेपरेट नहीं कर सकते. मैम टी. S भी गलत है. टी एंड ऑफ द मैम रॉन्ग. ऑप्शन 4 सही है बच्चा जी. P डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया. जब आर्टरिया वेंट्रिकल्स, आर्टरिया जब कॉन्ट्रैक्ट होती है, डीपोलराइज होती है, तो वो P वेव करेगी. T जो एंड ऑफ डायस्ट्रल थोड़ी होगा, इट इज अ स्टार्ट ऑफ डायस्ट्रल. डायस्ट्रल मतलब क्या? रिलैक्स होना. तो इट्स अ रिलैक्स स्टेट. एंड ऑफ डायस्ट्रल मतलब क्या? कि सिस्टोल का स्टार्ट होना. एंड कहाँ हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है ना. समझ रहे हो? गलत है. ऑप्शन 4 इज राइट. जिसने भी C चुना. चलो देयर आर 2 to 3 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा नाउ. आप लोग उसको कर दो बाद में. थोड़ा मैं आपको ये सिखा दूंगी ना, वरना ये इसका रिवीजन रह जाएगा अपना. ओके. सो लेट्स सी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी. सबसे पहले डिफरेंस है कि आर्टरी क्या है? थिक है, इलास्टिक होती है, एंड ये ब्लड को कोलैप्स होने से बचाएगी. ये थोड़ा सा थिन होता है. दोनों भी ये क्या है आप देख सकते हो, इनर लेयर जो है वो थिन है. सी दिस इज वेरी थिक. मस्कुलर लेयर जो है इस आर्टरी का बहुत थिक है.
ये छोटा सा है वेन में, इसमें तो है ही नहीं वैसे, ये सिर्फ एंडोथेलियल। बच्चा हर एक ब्लड वेसल, ऑल ब्लड वेसल्स आर मेड अप ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है। तो ये देखो अंदर के जो दिख रहे हैं ना आपको, ये राउंड राउंड राउंड, दीज आर एंडोथेलियल सेल्स। तो आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी में और एक डिफरेंस क्या है, जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन, आर्टरी का जो ल्यूमेन है बच्चा वो स्मॉल है, बट वेन एंड कैपिलरी का थोड़ा सा कंपैरेटिवली बिग है। हाँ शैली पता है मुझे, बट थोड़ा सा रिवाइज करना है ना, अभी सिस्टमिक एंड पल्मोनरी भी सर्कुलेशन कर रहा है। स्टे बैक, इफ यू वांट रिवीजन प्लीज स्टे बैक। तो आर्टरी का ल्यूमेन इज बिट नैरो या छोटा, बिकॉज वॉल्स आर थिक। तो क्वेश्चन अगर बनता है कि आर्टरी के वॉल्स थिक क्यों हैं, आर्टरी के वॉल्स थिक है इसलिए आर्टरी का ल्यूमेन कम है। वन मोर ट्रिक इज टाइम। अगर पूछा है क्वेश्चन कि कौन से लेयर्स होते हैं आपके ब्लड वेसल्स में, तो टाइम वाले लेयर्स होते हैं। कैसे याद रखोगे, टी स्टैंड्स फॉर ट्यूनिका, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। याद रखोगे टाइम, ट्यूनिका इंटरना, मीडिया, एक्सटर्ना। टाइम क्या है, लेयर्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ओके हो गया, 3 लेयर्स, टाइम, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, अंदर मिडल बाहर, सिंपल। एंड व्हाट इज पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक, सिस्टमिक, ये सिंपल है वैसे। पल्मोनरी सर्कुलेशन हमारा स्टार्ट होगा फ्रॉम, कोई है बचा हुआ या गए सब लोग, इतने शांत हो जाते हो यार कभी कभी, है ना सब लोग। यस मैम। यस मैम। तो देखो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहां से शुरू होगी, राइट एट्रिया से। राइट एट्रिया में हम लेके चले हैं डीऑक्सी वाले ब्लड को टुवर्ड्स राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से कहा जाएंगे, थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी वी आर गोइंग टुवर्ड्स लंग्स। लंग से जब वापस आएगा अब हो जाएगा ऑक्सी वाला ब्लड एंड आएगा लेफ्ट एट्रियम में। तो ये जो सर्कुलेशन है फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू नाउ टू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, इसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी। पल्मोनरी में इन्वॉल्व रहेगा हार्ट का और लंग्स का। नाउ सेम चीज को हम आगे लेके जाएंगे, यही लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे जाएगा एओर्टा में, एओर्टा से पूरे बॉडी की तरफ कौन सा वाला ब्लड, ऑक्सी वाला ब्लड। बॉडी से फिर से हम डीऑक्सी वाला ब्लड को लेके आएंगे अगेन टुवर्ड्स द हार्ट, टू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से फिर से राइट वेंट्रिकल। तो हार्ट एंड बॉडी जब इन्वॉल्व है इसी को हम कहेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब इस डायग्राम को देखो, इफ यू सी पल्मोनरी की शुरुआत कहां से होती है, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से गए हम लंग्स के पास, लंग्स से वापस आए लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट एट्रियम से हमने डीऑक्सी ब्लड को यहाँ पे दिया, बॉडी, बॉडी टू बैक टू राइट एट्रियम। तो सिस्टमिक एंड पल्मोनरी, पल्मोनरी में लंग का इन्वॉल्वमेंट है, सिस्टमिक में बॉडी का है, इतना याद रखो, इजी है। हाँ बट कौन से चेंबर से कौन जा रहा है आपको वो क्लियरली याद होना चाहिए। राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, कौन सा कहाँ लेके जाता है, रिमेंबर दैट क्लियरली। ओके तो पल्मोनरी चेंबर्स का कौन हिस्सा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में आएगा क्या क्या, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम आर पल्मोनरी, and right atrium and left ventricle are systemic. Yes, and VLA you can say and RALV you can say. Okay. हाँ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, इस पे भी क्वेश्चन बना है बहुत बार। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम मतलब ऐसा पोर्टल सिस्टम क्या है, जब इंटेस्टाइन से हमको लेके जाना है वेन्स को, वो पहले जाएगा टुवर्ड्स द लिवर एंड देन विल जाएगा टुवर्ड्स द इंफेरियर वेना कैवा। तो लीवर से जो जाती है ना वेन्स, दैट इज कॉल्ड एज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो इंटेस्टाइन से पहले लिवर, लिवर से देन इट विल गो टू द इंफीरियर वेना कैवा, दैट इज अ सिस्टमिक सर्कुलेशन, सो दैट वो फिर से हार्ट के पास जाए। तो ये एक एक्स्ट्रा दिया है बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस अगेन कैन बी फॉर्म। आपके एनसीईआरटी में भी है यहाँ ये बच्चा,
Yes, now we have questions at the end, but before that, little bit disorders करेंगे and questions बाद में. High blood pressure, normal blood pressure कितना होता है? What is the normal blood pressure? Systolic and diastolic. Systole one- upon diastole is 120 upon 80. इसके ऊपर या इसके नीचे होता है. Yes, प्रेरणा, very correct. तो वो कहलाएगा हाई या लो ब्लड प्रेशर. सी, ये है नॉर्मल. अगर 140 बाय 90 है, मतलब 120 से गया 140 पे, 90 गया, 80 गया 90 पे, इसका मतलब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया है, हाइपरटेंशन हो गया है. इसका सीधा असर है हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन पे. देन कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस या एथेरोस्क्लेरोसिस. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? आर्टरी को कर रहे हैं ब्लॉक, जिसके वजह से आर्टरी हो जाएगी थिक, मोटी मोटी हो जाएगी आर्टरी. क्यों? क्योंकि आप पिज्जा बर्गर खाते हो, बहुत सारा फैट खाते हो, जिसकी वजह से आर्टरी में ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाएगा. ल्यूमेन जो है आर्टरीज का हो जाएगा कम कम, जिसके वजह से अब इतनी बड़ी आर्टरी जो थी वो हो जाएगी छोटी सी बेचारी. तो ब्लड फ्लो यहाँ से ठीक से नहीं होगा, तो हार्ट के ऊपर पड़ेगा प्रेशर कि भाई ब्लड फ्लो ठीक से कर क्यों नहीं रहे हो तुम लोग. तो दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस, जहां पे आर्टरीज जो है ब्लॉक होती है, थिक होती है, इनइलास्टिक होती है. इनइलास्टिक, इट विल बिकम इनइलास्टिक. हाँ, अगर सीवियर हो जाएगा तो हो सकता है. एंजीना पेक्टोरिस एंड हार्ट फेलियर एंड हार्ट अटैक, ये तीनों कंडीशंस अलग अलग है बट कनेक्टेड है. एंजीना पेक्टोरिस मतलब क्या? जब आपके हार्ट को ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है. आपके हार्ट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं? आप सिर्फ यही समझते हो कि हार्ट बॉडी को दे रहा है. हार्ट को खुद को भी चाहिए होता है ऑक्सीजन. तो जब हार्ट खुद ही को ऑक्सीजन ठीक से प्रोवाइड नहीं कर पाता, तो वो पेन करेगा. दैट पेन इज एंजीना पेक्टोरिस. एंड अगर हार्ट ऑक्सीजन पूरे बॉडी को नहीं दे पाता है, तो हार्ट फेलियर. एंड ये करते करते जब हार्ट के मसल थक गए हैं, डैमेज हो गए हैं बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज या बिकॉज ऑफ द डैमेज, तो होगा हार्ट अटैक. तो एंजीना पेक्टोरिस, हार्ट फेलियर एंड हार्ट अटैक में फर्क क्या आएगा? एंजीना पेक्टोरिस मतलब हार्ट के खुद को ऑक्सीजन अच्छे से मिल नहीं रहा है. हार्ट फेलियर मतलब हार्ट ने खुद को ही अपने पूरे बॉडी को ब्लड ठीक से दिया नहीं है. एंड हार्ट अटैक मतलब जो आर्टरीज है, हार्ट के जो मसल्स है, वो डैमेज हो चुकी है, मे बी बाय द एक्सीडेंट, मे बी बाय सम अदर इंजुरी. तो ये तीन अलग अलग केसेस है. निखिल, कोई बात नहीं. सो आप लोग रुकना चाहते हो टू डू सम ऑफ दिस क्वेश्चंस, या आप लोग खुद करोगे? व्हाट डू यू वांट टू डू? प्रेरणा, पल्स प्रेशर इज नथिंग. एवरीबॉडी हैव टू गो समवेयर क्या? मतलब कुछ है क्या अभी? स्कूल, कॉलेज? शैली इसके चलो साथ मैम. नो. तो ये क्वेश्चंस करा दूं या करोगे आप लोग खुद? ये पीडीएफ भेजती हूँ मैं वैसे. हाँ निखिल, अभी अभी आए हो ना, बेचारे जो सबसे बैठे सुबह से 9 बजे, उनका क्या? मैम मंडे को कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा? मैम लेट हो गए थे आज. आपका एक्सक्रीशन खत्म हो चुका है क्या सबका? अगर नहीं हुआ है तो एक्सक्रीशन कंटिन्यू होगा, अगर खत्म हुआ है तो लोकोमोशन. अमृत, नेक्स्ट क्लास शाम को होगी. आज शाम को रिपीटेड क्लास विल बी टुडे इवनिंग. आपके ग्रुप में वो पोस्टर नहीं आया है क्या रिवीजन क्लासेस का? सारे ग्रुप में तो भेजा था आ गया मैम, आपके. पोस्टर आ गया. नहीं, जो बाकी के ग्रुप है, मेरे बच्चे के ग्रुप पे तो डाला है मैंने, बट बाकी बच्चे को मिला है ना. ओके, चलो फटाफट करते हैं कि कौन सा प्रोटीन आता है कोआगुलेशन में. फाइब्रिनोजन आएगा कोआगुलेशन में. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में आता है? ओपन आता है इंसेक्ट्स में, आर्थ्रोपॉड्स में. आर्थ्रोपॉड्स एंड मॉलस्क दोनों में भी. ऑप्शन 4 इज राइट आंसर. ऑप्शन 4. क्या बोलना है? मैम हमारे बैच के बच्चे नहीं आए आज कोई. बहुत बच्चे थे, बच्चा छोड़ गए अभी सब लोग. ये करो, ये क्वेश्चन करो. जो डिफिकल्ट है वो करा रही हूँ, जो इजी है वो आप कर ही सकते हो. डू दिस 1 and 2. मैच द कॉलम. टीवी, बीवी एंड एसवी को करना है. अब आपको पता है टीवी बीवी कहाँ होती है?
मैम सेकंड है इसका। मैम सेकंड। बीवी लेफ्ट में होगी। मैम Yes. सेकंड ऑप्शन बी। सेकंड हाँ ऑप्शन बी। करेक्ट। इरिथ्रोपोएसिस क्या होता है? इरिथ्रोपोएसिस इज व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। तो ब्लड सेल अडल्ट में कहाँ बनता है? अडल्ट में बनता है इनटू द Red bone marrow. बोन रेड मैरो। बोन मैरो। रेड बोन मैरो। बट जब Option B. फीटस होता है, फीटस में बनता है इनटू द लिवर। तो इरिथ्रोपोएसिस स्टार्ट्स इन, लेट्स से, लिवर को भी हम चुन सकते हैं, रेड बोन मैरो को भी चुन सकते हैं, बट बिकॉज स्टार्ट्स पूछा है तो लेट्स से इट इज द राइट ऑप्शन विथ लिवर, क्योंकि जब बच्चे होंगे, बच्चे से तो अडल्ट होगा ना, तो इनिशियली लिवर एंड देन बोन मैरो। तो लेट्स गो विथ लिवर, बिकॉज स्टार्ट तो लिवर में होता है, फिर बाद में उसका काम ले लेता है रेड बोन मैरो। तो बोन मगर मैरो पेपर को में हम लीवर करे आए और वहाँ हाँ, गलत कर दिया फिर उन्होंने। नहीं, स्टार्ट पूछा है तो आपको लिवर ही लिखना पड़ेगा। ओके मैम। मैम और सिर्फ स्टार्ट नहीं पूछा है, सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ तो। हाँ, ऐसे ही लिखा है तो बोन मैरो सिर्फ। ओके मैम। फाइब्रिनोजन ग्लोबुलिन ये तो पता ही यार, ये तो सीधा है। फाइब्रिनोजन इज क्लॉटिंग, ग्लोबुलिन इज Four. डिफेंस, एंड ये ऐसा। चलो मैंने ही कर दिया इसको। ऑप्शन 4। हाँ ये करो, ये वाला करो। बीच बीच के क्वेश्चंस में छोड़ रही हूँ, इजी है आप करोगे ये समझ के छोड़ रही हूँ मैं। ये करो। मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक व्हाइट ब्लड सेल्स आर। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स। दोनों भी, न्यूट्रोफिल भी एंड मोनोसाइट मैम भी, डी दोनों भी ऑप्शन। फैगोसाइटिक है। नहीं, 4 डी। ऑप्शन। ऑप्शन 4 इज द डी। राइट आंसर। यस मैम। ठीक है। और भी 2-4 क्वेश्चन इजी है, बट वो यू कैन डू इट ऑन योर ओन नाउ। दीज आर इजी। ओके fine. Now any doubts of the questions you can No, state back and ask. नहीं है तो you can drop the class. Revision class again evening को भी होगी, सेम ही चीज रिपीट करा जाएगा, तो मैम हो you गई can क्लास? leave the class. हाँ निखिल, 9 बजे स्टार्ट हो गई थी क्लास। क्या पूछ रही शिवानी है? मैम बाकी सब्जेक्ट की क्लास कब होगी? आपने लिख कर समझाया है शिवानी। मैंने जब आपके क्लास ली थी तभी भी आपने यही मतलब यही वाला पीडीएफ मैंने आपको भेजा है, पर ठीक है, सारे इसमें फिर से ये वाला पीडीएफ में भेज दूंगी, डोंट वरी। ओके मैम ये आपने आज समझाया ना, ये वाला भेजिएगा दोबारा से। हाँ, यही वाला पीडीएफ सारे बैचेस में भेजूंगी, आज का ही, जिसपे मैंने आज लिखा है, ठीक है। बट एक्चुअली इस पे बहुत कम है यार, जो हमारा ओरिजिनल क्लास था उसमें बहुत ही हमने डिटेल में लिखा है। इसमें तो मैंने आरबीसी डब्ल्यूबीसी को डिटेल में नहीं पढ़ा, बिकॉज इट्स अ रिविजन क्लास ना। इवन फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमने थोड़ा शॉर्ट में लिया है रिविजन क्लास। ओरिजिनल वैसे ग्रुप में दोनों भी है, पीछे जाके आप देखोगे तो मैं उसको भी टैग कर दूंगी, यू कैन रेफर बोथ, उसमें हम डिटेल करते हैं ना। एनीवेज नो प्रॉब्लम। यस थैंक यू शैली। शैली आपके कुछ डाउट्स है तो यू कैन स्टे बैक। ओके मैम, गुड बाय। बाय। बाकी के क्लासेस का Take care. पोस्टर लिखा है ना, 5 o'clock से आपकी बाकी क्लास होगी। 5 o'clock को बायोलॉजी, 7 you will have physics, and then 8:30 9 o'clock you have math। मैम शाम को भी आप लोगे? केमिस्ट्री नहीं, मेरा नहीं होगा। बाय मैम वो कौन सी बाय। मैम फिर नहीं लेंगी? पढ़ाना, फिर तो हो गया रिवीजन। मैम फिर अभी तो सुबह रिवीजन में 3 सी वी हैव 6 टीचर्स में सुबह में 3 बैचेस चली है, जिसमें सारे बैच को, जो 20-22 बैचेस है, सारे बैच को डिवाइड करके लिया है। नाउ नेक्स्ट 3 टीचर्स विल टेक इन इवनिंग विद द सेम बैचेस डिवाइड में। तो आपके बैच का कौन ले रहा है? आई गेस मैम हमारा हो गया रिवीजन फिर तो। आई डोंट नो। फिर मैम आपने करा तो दिया गुड रिवीजन? मॉर्निंग। यस करा है। थैंक यू बच्चा, थैंक यू शैली, Bye टेक मैम, केयर take care. एंड ऑल द बेस्ट। सभी को ऑल द बेस्ट फॉर Thank you टुमारो। मैम। डू वेल, डू वेल। थैंक यू मैम। ओके, डू वेल। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय। थैंक यू बच्चा जी। थैंक यू मैम। थैंक यू शिवानी, कोई बात नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर मेकिंग माय मॉर्निंग। चलो बाय बाय, गुड ऑल द मॉर्निंग बेस्ट। ठीक मैम, है, बाय। गुड मॉर्निंग। अभी तो ग्रुप में मैसेज किया ना शैली मैंने। चलो ग्रुप में मैसेज किया ना शैली मैंने। चलो बाय बाय।
ग्रुप में मैसेज करूंगी मैं, आपका नंबर आ जाएगा अपने आप, ठीक है? हाँ, हाँ, ग्रुप में मैसेज किया है, वही नंबर है, उसी पे भेज सकते हो आप।